तो हेलो बच्चों, आज हम लोग जैसा कि हम लोगों ने कंडीशनल स्टेटमेंट अभी तक पढ़ा था। इफ कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है, बेसिकली इफ एल्स होता है, एल्स इफ होता है, नेस्टेड इफ होता है। हम लोगों ने इसको बेसिकली पढ़ा था। एक बार मैं उसको रिव्यू आप लोग को करवा देता हूँ एज ए डिवीजन कि कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या होता था। कंडीशनल स्टेटमेंट कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या होता था, बेसिकली पहला क्या होता था, इफ होता था। दूसरा क्या होता था, इफ एल्स होता था। तीसरा क्या होता था, एल्स इफ होता था। और क्या होता था, इफ एल्स तो मैंने लिख दिया। चौथा क्या होता था, एल्स होता था। और हमारा और भी होता था, नेस्टेड इफ होता था, नेस्टेड इफ, है ना। और हमारा लास्ट में क्या होता था, हमारा एक और भी होता था कंडीशनल स्टेटमेंट के तौर पे, ब्रेक यूज होता था और कंटिन्यू कीवर्ड यूज होता था, है ना। ये हमारा बेसिकली क्या है, ये हमारा बेसिकली कीवर्ड है। क्या है, बेसिकली कीवर्ड। हाँ, ठीक है। हम लोगों ने जहाँ तक इफिल्स और इफिल्स की सिंटेक्स की बात की थी, हम लोगों ने इफिल्स का कंडीशन टोटली मैंने पढ़ा था, बट एज ए रिवीजन पर्पस में बता रहा हूँ कि इफ का क्या कंडीशन होता था। इफ के अंदर मैंने कंडीशन लिखा, और देन इसके बाद यहाँ पे कोई वैल्यू हमने असाइन कर दिया, है ना। तो ये हमारा इफ का कंडीशन था। जनरल जो इफ का बॉडी होता है, ये हमारा क्या है, इफ का बॉडी है, इफ का बॉडी, ठीक है। ये हमारा क्या है, इफ का बॉडी है। यदि मैं इफिल्स की बात करूँ तो इफ के अंदर यदि कंडीशन होता था तो यहाँ पे इसके अंदर कोई लॉजिक होता था, और देन उसके बाद इल्स के अंदर यहाँ पे कोई लॉजिक होता था, गिवन कोड होता था। इसमें के अंदर क्या होता था, लॉजिक, है ना। और इसके अंदर क्या होता था, लॉजिक। तो ये हमारा क्या है, बेसिक सिंटेक्स है। ये किसका, इफ का सिंटेक्स है, ये हमारा इफिल्स का सिंटेक्स है। वैसे ही इफ इल्सिफ का भी सिंटेक्स होता है। कैसा होता है सिंटेक्स, आइए मैं बताता हूँ। इफ इल्सिफ और इल्स का सिंटेक्स देखिए। अब मैं सिंटेक्स की मैं बात कर रहा हूँ। सिंटेक्स ऑफ किसकी मैं बात कर रहा हूँ, सिंटेक्स ऑफ इफ इल्सिफ एंड एल्स। इसकी मैं सिंटेक्स की बात कर रहा हूँ। इसका सिंटेक्स क्या होता था जनरली, इफ के अंदर मैंने कंडीशन लिखा, देन इसके अंदर मैंने कोई गिवन कोड लिखा, गिवन कोड, हाँ। फिर देन उसके बाद एल्सिफ अनदर कंडीशनल स्टेटमेंट यूज किया जिसका नाम हुआ एल्सिफ। फिर मैंने इसके अंदर कोई कंडीशन लिखा, और देन उसके बाद एल्स के अंदर मैंने कोई कंडीशन लिख दिया, है ना। तो ये हमारा बेसिक सिंटेक्स होता था किसका, इफ एल्स का, है ना। ये हमारा बेसिक सिंटेक्स होता था। अब हम लोगों ने कंडीशनल स्टेटमेंट पे बेसिक मैंने बात किया था। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब मैं इस पर क्वेश्चन एक दो करवाने जा रहा हूँ, ठीक है। मैं इस पर क्या करने जा रहा हूँ, 2-3 क्वेश्चन मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, जिससे आप लोग कंडीशनल स्टेटमेंट को और भी आसानी तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ कंडीशनल स्टेटमेंट के। अब देखिए, मैं क्वेश्चन आप लोग के लिए डिजाइन किया हूँ। उसमें आप लोग को कंडीशन, एक क्वेश्चन मैंने आप लोग के लिए क्या डिजाइन कर रखा हूँ कि आपको एक इफ एल्स का कोई कंडीशन दे रखा है, ठीक है। और उसमें आपको प्रोग्राम बोला गया है। जैसे आपको मैं क्वेश्चन के तौर पे लिख रहा हूँ, जैसे प्रोग्राम में लिखिएगा इंक्लूड यहाँ पे iOS स्ट्रीम, हाँ। फिर उसके बाद इंटमेन, यहाँ पे मैंने लिख दिया क्योंकि मैं C++ कैल से बना रहा हूँ, तो यूजिंग नेम स्पेस std लिख दिया। फिर इंटमेन लिख दिया, है ना। और इसके अंदर मैंने असाइन कर दिया कंडीशन। क्या लिख दिया, यदि इंट एज जो है हमारा कितना है, इंट एज यदि इक्वल टू 10 है। ये मैंने कोई एज नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया जिसके अंदर 10 स्टोर कर दिया, है ना। इंट एज जिसमें वेरिएबल नाम का डिक्लेयर कर दिया, 10 स्टोर कर दिया। यदि अब मैं कंडीशन इंप्लीमेंट करता हूँ, यदि एज का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, कॉट क्या प्रिंट हो जाएगा, हेलो जी, ठीक है। क्या प्रिंट हो जाएगा, हेलो जी, ठीक है ना। ये हेलो जी प्रिंट हो जाएगा। फिर यदि ये हो गया तो दूसरे में कंडीशन में क्या बोलता है, यदि ये नहीं हुआ तो दूसरे में कंडीशन क्या बोलता है, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा हेलो एवरीवन, है ना। हाँ, ठीक है। इसका आपको आउटपुट बताना, क्वेश्चन लिखिएगा क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द आउटपुट, है ना। इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, देखिए पहला ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ हेलो जी, है ना। दूसरा ऑप्शन में मैंने दिया हेलो एवरीवन। क्या दिया मैंने, हेलो एवरीवन। और तीसरा मैंने कंडीशन क्या दिया, बोथ, दोनों। और तीसरा और चौथा मैंने क्या कंडीशन दिया, हाँ, नन ऑफ दीज, है ना। ये देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मैंने एक एज नाम का एक इंटीजर डाटा टाइप वेरिएबल डिक्लेयर किया। इसमें कंडीशन क्या इंप्लीमेंट किया थी, एज लेस देन इक्वल टू 10 है तो हेलो जी प्रिंट होगा, नहीं तो हेलो एवरीवन प्रिंट होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ एज 10 है। अब देखिए 10, क्या एज का वैल्यू 10 है, 10 इक्वल टू 10 है। क्या हमारा कंडीशन सही है, बिल्कुल सही है। हमारा कंडीशन ट्रू है, 10 इक्वल टू 10 है तो हमारा कंडीशन ट्रू है। जैसे ये कंडीशन ट्रू दिखा, ये हमारा
कर्सर हमारा यहाँ पे चला गया तो हेलो जी यहाँ दिख गया, फिर ये जैसे प्रिंट हुआ फिर हमारा ये दिख गया हेलो कीवर्ड, यानी दोनों प्रिंट हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहुत, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका आंसर। आई थिंक आप लोग उसको समझ गए होंगे बेसिक से। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ना, हाँ चलो, तो हेलो बच्चों, तो ये हम लोगों ने अभी तक ये इफ का एक क्वेश्चन देखा जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा हर इंटरव्यू में। आप लोग इस पे क्वेश्चन पर ऑलरेडी डिस्कस करेंगे और आप लोग इंटरव्यू में इसको ऑलरेडी फेज में करेंगे कि कैसे ये होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर मूव करते हैं, जिसमें हमारा एक नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोल रहा है कि उसमें भी यही बोल रहा है कि आउटपुट क्या होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस कंडीशन में आउटपुट क्या होगा। क्वेश्चन लिखिएगा कि व्हाट विल बी द आउटपुट, व्हाट विल बी द आउटपुट, इस कंडीशन में क्या आउटपुट होगा। देखिए मैं आउटपुट की मैं बात करूँ, यदि क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है कि यदि ए का वैल्यू, देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाँ जैसे क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि ए हमारा ग्रेटर देन 5 है तो इफ के अंदर सी यदि ग्रेटर देन 10 है तो यहाँ पे कॉट के अंदर सैनिक प्रिंट हो रहा है ना, सैनिक प्रिंट हो रहा है, ठीक है। ये हमारा कंडीशन ये रहा, नहीं तो एल्स में, हाँ एल्स में क्या रहा कि यदि इफ का वैल्यू यदि बी इक्वल टू 10 है, हाँ ठीक है ना, तो इफ के अंदर ये रहा, हाँ इफ के अंदर सी का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है तो कॉट प्रिंट कर देगा, कॉट प्रिंट कर देगा सिपाही, है ना, सिपाही, ठीक है। ये रहा ब्रैकेट। इसमें आपको आउटपुट बताना है, व्हाट विल बी द आउटपुट, आउटपुट क्या होगा इसमें देखिए। और यहाँ आपको वैल्यू असाइन कर दिया गया, ए का वैल्यू 5 है, बी का वैल्यू 10 है, सी का वैल्यू 15 है ना, ये वैल्यू आपको असाइन कर दिया गया है और आपको यहाँ पे आउटपुट बताना। देखिए कंडीशन थोड़ा चेक कीजिए, गौर से थोड़ा चेक कीजिए। यहाँ पे ए क्या है, 5 है, क्या 5 ए हमारा 5 है, क्या 5 ग्रेटर देन 5, ये कंडीशन रॉन्ग है, क्या है, रॉन्ग है, फॉल्स है ना ये कंडीशन। तो ये हमारी जैसी कंडीशन फॉल्स दिखा, ये हमारा लूप उठ के यहाँ पे आ गया एल्स के सामने, एल्स के अंदर सामने आ गया। ये हमारी जैसी कंडीशन हुआ, ये हमारी ब्लॉक बाहर निकल गया। एल्स के अंदर फिर क्या कंडीशन लिखा, बी इक्वल टू 10, बी कितना 10, क्या 10 इक्वल टू 10 है, बिल्कुल है 10। तो ये हमारा फिर ये इसके अंदर घुस गया कर्सर देखा सी ग्रेटर देन इक्वल टू 10, सी का वैल्यू 15 है, या 15 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, बिल्कुल है 15 ग्रेटर इसका मतलब है ग्रेटर है इक्वल टू, तो 15 तो 10 से बड़ा ही है। ये भी कंडीशन हमारा सही हो गया, ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया, है ना। तब इसके अंदर क्या दिखा, सिपाही, इसके अंदर क्या दिखा, सिपाही। तो हमारा आउटपुट क्या प्रिंट हो जाएगा, सिपाही प्रिंट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर इसका आउटपुट में क्या हो जाएगा, आउटपुट में क्या हो जाएगा, सिपाही, है ना, सिपाही प्रिंट हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिपाही। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे इसको बेसिक से। हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम के फर्दर मूव करते हैं ना, ये कंडीशन समझ गए होंगे आप लोग। अब हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम के फर्दर मूव करते हैं। हाँ अब हम लोग एक बार हम लोग फॉर लूप का रिव्यू ले लेते हैं। लूप क्या होता है, लूप क्या होता है आप तो जानते हैं, नंबर ऑफ इटरेशन जो रिपीट होता है उसको हम लोग जनरली लूप बोलते हैं। लूप में भी बहुत सारा टाइप होता है। लूप में पहला क्या होता है, फॉर होता है, दूसरा क्या होता है, डू व्हाइल होता है ना, डू व्हाइल होता है, तीसरा क्या होता है, व्हाइल होता है ना, चौथा क्या होता है जी बताएगा कोई, फॉर होता है, व्हाइल होता है, डू व्हाइल होता है और फॉर ईच होता है। क्या होता है, फॉर ईच, ठीक है। हम लोग ये बेसिकली 4 टाइप का लूप होता है। लूप क्या होता है जनरली, नंबर ऑफ आइटरेशन जो रिपीट होता है, उसे लूप बोलते हैं, उसे लूप बोलते हैं, है ना, बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारा बेसिक 4 टाइप का लूप्स है, फॉर है, डू व्हाइल है, व्हाइल है, फॉर ईच है। हम लोग बेसिकली फॉर लूप की बात करते हैं। फॉर लूप में क्या होता है, देखिएगा फॉर लूप में क्या होता है बेसिकली। फॉर लूप में हम लोग एक बार रिव्यू ले लेते हैं कि फॉर लूप क्या होता है, ठीक है। फॉर लूप की मैं बात करूं तो फॉर लूप का सिंटेक्स क्या होता है, पहले ये लिखिएगा, सिंटेक्स ऑफ फॉर लूप, है ना। फॉर लूप का सिंटेक्स क्या होता है, ठीक है। पहला सिंटेक्स क्या होता है, फॉर के अंदर कोई इनिशियलाइजेशन होता है ना, देन कंडीशन होता है, देन अपडेशन होता है ना, अपडेशन होता है, या इसको बोलते हैं इंक्रीमेंट, है ना, ठीक है। और इसके अंदर क्या लिखते हैं हम लोग, कोई कंडीशन लिखते हैं, किसके अंदर क्या लिखते हैं, कोई लॉजिक लिखते हैं, कोई लॉजिक, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक सिंटेक्स होता है फॉर लूप का, ठीक है। अब हम लोग इसके एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि फॉर लूप का क्या होता है। फॉर लूप का क्या होता है, जैसे मैं एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो फॉर यदि इंट आई इक्वल टू यदि 0 है, हाँ, और आई का वैल्यू यदि लेस देन इक्वल टू
यदि लेस देन 10 है ना, लेस देन 10 है, ठीक है। तो आई का वैल्यू यदि आई प्लस 1 हो जाएगा, हाँ, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, कॉट प्रिंट हो जाएगा, लव बब्बर है ना, लव बब्बर, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। तो इंट आई इक्वल टू 0 ये है, तो ये हमारा फॉर लूप का कंडीशन बन के तैयार हो गया। यहाँ पे एक बात गौर कीजिएगा कि ये हमारा क्या रहा, इनिशियलाइजेशन रहा, ये हमारा क्या कंडीशन है ना, ये हमारा क्या इनिशियलाइजेशन, और ये हमारा क्या है अपडेशन है ना, और यहाँ पे लव बब्बर मैंने प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक लिखने का तरीका हो गया। इसको एग्जाम्पल के तौर पे कॉपी में नोट कर लीजिएगा फॉर लूप का क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग ये समझते हैं कि फॉर लूप का वर्किंग रूल क्या होता है, फॉर लूप का वो समझते हैं हम लोग क्या होता है वर्किंग रूल फॉर लूप का, वो नोट कीजिएगा। जैसे मैं बात कर रहा हूँ वर्किंग रूल ऑफ फॉर लूप, वर्किंग रूल ऑफ फॉर लूप है ना, मैं फॉर लूप की वर्किंग रूल की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। मैं फॉर लूप की वर्किंग की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए कैसे फॉर लूप वर्क करता है वो देखिएगा। जैसे मैंने फॉर लिख दिया, एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ वर्किंग कैसे होता है। इंट यदि आई इक्वल टू 0 है, यदि आई का वैल्यू यहाँ पे सेमी कॉलन, यदि आई का वैल्यू यदि लेस देन इक्वल टू 5 है, यहाँ पे आई इक्वल टू आई प्लस 1 है ना, और तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, कॉट यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा सत्यम, क्या प्रिंट हो जाएगा सत्यम। लेटर सपोज मैंने अपना नाम लिख दिया, हाँ, और ये, ठीक है। अब देखिए ये वर्क, ये अब देखते हैं हम लोग देखते हैं कि वर्क कैसे करता है। देखिए ये हमारा रहा इनिशियलाइजेशन, ये हमारा रहा कंडीशन, ये हमारा रहा अपडेशन, क्या रहा अपडेशन है ना, ये हमारा अपडेशन रहा, ठीक है। तो सत्यम। अब देखिए इंट आई इक्वल टू 0, आई इक्वल टू 5, आई इक्वल टू आई प्लस 1 है, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ कैसे ये वर्क करता है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जैसे इंट आई इक्वल टू 0 है, जैसे हमारा कंडीशन आई इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पे देखिए आई इक्वल टू 0 है, अब देखा 0 लेस देन इक्वल टू 4, 0 क्या लेस देन इक्वल टू 5 है, हमारा कंडीशन सही है, बिल्कुल सही है कंडीशन। जैसे ये कंडीशन सही हुआ, हमारा लूप यहाँ पे चला गया। यहाँ पे क्या दिख रहा है बताइए, यहाँ पे क्या दिख रहा है बताइए ना। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आई इक्वल टू 0 नहीं, मैंने 1 लिख, लेटर सपोज यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। अब यहाँ पे 1 देखिए, लेटर सपोज मैंने 0 के प्लेस पे 1 लिख दिया, 0 भी लिख दिया तो कोई भी कंडीशन रॉन्ग नहीं है। तो मैंने लेटर सपोज 1 लिख दिया, इंट आई इक्वल टू 1 क्या लेस देन इक्वल टू 5 है, आई इक्वल टू कितना है 1 है, 1 क्या लेस देन इक्वल टू 5 है, बताइए ट्रू है, ये हमारा ट्रू है ना। इस केस में क्या प्रिंट हो जाएगा, बब्बर, या बब्बर नहीं कोई भी नाम ले लीजिए। अब मेरा ही नाम हो गया सत्यम, है ना, तो यहाँ पे सत्यम तैयार हो गया। अब जैसे ही हमारा ये हो गया, ये हमारा वैल्यू हो गया, फिर ये हमारा कर्सर यहाँ पे हमारा गया, यहाँ पे कर्सर चेक किया, यहाँ पे आई इक्वल टू आई प्लस 1। अब देखिए आई इक्वल टू आई प्लस 1 है ना, आई इक्वल टू आई प्लस 1 है। यदि आई इक्वल टू आई प्लस 1 है तो जैसे ही 1 था तो वैल्यू अपडेट हो गया, तो आई का वैल्यू अपडेट होकर क्या हो गया, आई इक्वल टू आई प्लस 1, तो आई इक्वल टू आई 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 हो गया, है ना, 2 हो गया। अब देखिए जैसे ये कंडीशन ट्रू हुआ, और 2 क्या लेस देन इक्वल टू 5 है, बताइए 2 क्या लेस देन इक्वल टू 5 है, ट्रू है ना, 2 है। तो हमारे इस केस में क्या प्रिंट हो जाएगा, सत्यम। ये हमारा इस केस में क्या प्रिंट हो जाएगा, सत्यम, है ना। अब जैसे आई इक्वल टू यदि आई इक्वल टू आई प्लस 1 हो गया, अब जैसी वैल्यू सत्यम प्रिंट हो गया, फिर ये हमारा वैल्यू अपडेट होने चला गया, है ना। फिर हमारा वैल्यू क्या हो गया बताइए, फिर हमारा वैल्यू अपडेट होना चला गया, बताइए अपडेट होने चला, आई इक्वल टू आई प्लस 1 हो गया। आई फिर 2 पहले क्या था, आई के प्लेस पे 1 था ना, यहाँ पे 1 था, तो वैल्यू बढ़ के क्या हो जाएगा बताइए, वैल्यू बढ़ जाएगा ना। तो आई इक्वल टू 2 हो गया, तो इक्वल को क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा प्लस 1, है ना, तो 3 हो जाएगा। फिर अब क्या 3 लेस देन इक्वल टू 5 है, कंडीशन ट्रू है, तो फिर से सत्यम प्रिंट हो जाएगी, है ना। अब जैसी वैल्यू ये हो गया, फिर वैल्यू हमारा अपडेट होने चला गया, आई इक्वल टू आई प्लस 1, आई इक्वल टू आई प्लस 1, आई प्लस 1 कितना है, आई कितना है, ये आई यहाँ कितना है, आई कितना है यहाँ, जैसी वैल्यू अपडेट हो गया तो 3 प्लस 1 हो गया, 3 प्लस 1 कितना हो गया, 4 हो गया। तो 4 क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, बिल्कुल अभी भी कंडीशन सही है। इस केस में भी हमारा सत्यम प्रिंट हो गया, है ना, सत्यम प्रिंट हो गया। अब जैसे देखिए वैल्यू फिर अपडेट हो गया, आई इक्वल टू आई प्लस 1, वैल्यू अपडेट हो गया, कितना हो गया, आई इक्वल टू 4 प्लस 1 कितना हो गया, 5 के लेस देन इक्वल टू 5 है, इसका मतलब होता है या इक्वल टू है, कंडीशन ट्रू है, तो फिर से सत्यम प्रिंट हो गया, है ना। अब देखिएगा जैसे ही हमारा वैल्यू फिर अपडेट हुआ, आई इक्वल टू आई प्लस 1 हो गया, तो क्या हो गया, आई इक्वल टू 5 प्लस 1 यानी 6 हो गया। 6 क्या लेस देन इक्वल टू 5 है, रॉन्ग हो गया, फॉल्स हो गया। तो इस केस में हमारा लूप रुक जाएगा, यानी हमारा लूप कितना बार आइट्रेशन हुआ, नंबर ऑफ आइट्रेशन को ही स्पेशली लूप बोलते हैं। यहाँ पर कितना बार लूप हमारा चल पाया, एक बार ये रहा सत्यम, एक ये रहा 2,
और देन इसके बाद हाँ 3 चल पाया, फिर उसके बाद यहाँ पे 4 चल पाया, यहाँ 5, हमारा टोटल 5 टाइम्स सत्यम प्रिंट हुआ। इसका आउटपुट में क्या आ जाएगा, आउटपुट की मैं बात करूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 टाइम्स सत्यम प्रिंट हो जाएगा, है ना, 5 टाइम्स सत्यम प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा फॉर लूप का बेसिक ये रहा, कंडीशन रहा। ठीक है, अब मैं एक सिंपल सा एक और लेता हूँ आपसे कि एक सिंपल सा है कि आपको आउटपुट बताना है, उस प्रोग्राम का आउटपुट बताना है। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ कि उस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा वो आपको बेसिकली बताना है। जैसे मैं क्वेश्चन के तौर पे लिख रहा हूँ, क्वेश्चन क्या होगा, देखो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन लिखिएगा। जैसे क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जैसे हैशटैग इंक्लूड iOS स्ट्रीम दिया हुआ है, iOS स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस, उसके बाद इंटमेन दिया हुआ है, इंटमेन दिया हुआ है। यहाँ पे क्या कंडीशन दे दिया कि फॉर यदि इंट यदि आई का वैल्यू यदि 2 है, यहाँ 2 है, सेमीकोलन आई का वैल्यू यदि लेस देन 10 है, हाँ, तो यहाँ पे आई इक्वल टू आई प्लस 1 है। ठीक है, हाँ ये हो गया, नहीं तो फिर उसका काउंट प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा आई, हाँ ठीक है ना, इंडल हो गया। ठीक है, और यहाँ पे तो इसका आउटपुट बताना है, व्हाट विल बी द आउटपुट, व्हाट विल बी आउटपुट, इसका आउटपुट क्या होगा, देखिए इसका आउटपुट क्या होगा बताइए, कितने टाइम्स इसका आउटपुट क्या होगा बताइए। देखिए इसका आउटपुट कैसे होगा हम लोग ये बताते हैं। देखिए आउटपुट क्या होगा, देखिए आई इक्वल टू 2 है, आई इक्वल टू क्या है 2, क्या 2 लेस देन 10 है, कंडीशन ट्रू है हमारा। 2 जैसे ही दिखा फिर यहाँ हमारा कर्सर मूव कर गया, आई दिख रहा है, तो हमारा आई क्या हो गया, आई 2 प्रिंट हो गया, है ना जी, 2 प्रिंट हो गया। ठीक है, 2 प्रिंट हो गया। अब फिर हमारा कर्सर हमारा यहाँ पे गया, यहाँ पे क्या इंक्रीमेंट हो गया, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए 3। अब देखिएगा 3 हो जाएगा ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, आई प्लस 1 है ना जी, बढ़ के कितना हो जाएगा यहाँ पे आई, यहाँ पे आई प्लस, यहाँ पे आई प्लस 1 था, आई प्लस 1 था ना जी, तो 2 हो गया, फिर उसके बाद 3 हो जाएगा। यहाँ पे लेटर सपोज कि मैंने आई, यहाँ पे कंडीशन सही था, मैंने एक छोटा सा चेंजिंग किया कि आई इक्वल टू आई प्लस 1 नहीं करके आई प्लस 2 कर दिया, आई इक्वल टू आई प्लस 2 कर दिया, है ना, मैंने छोटा सा चेंजिंग किया, आई इक्वल टू आई प्लस 2। अब देखिए आई इक्वल 2 हो गया, फिर जैसे आई प्लस 2 किया तो आई कितना था 2 था, तो 2 फिर 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4 क्या लेस देन 2 है, इस केस में हमारा 4 प्रिंट हो जाएगा ना। अब फिर आई इक्वल टू क्या हो जाएगा आई प्लस 2 कितना हो जाएगा, आई प्लस 2, आई प्लस 2 कितना हो जाएगा, हाँ बढ़ के कितना हो जाएगा 2, 4 हो गया। अब फिर बढ़ के कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 कितना होगा 4, 2 4 5 6 क्या लेस देन 10 है, कंडीशन ट्रू है, अभी भी हमारा 6 प्रिंट हो जाएगा, है ना। 2 4 6 प्रिंट हो गया। फिर आई इक्वल टू क्या हो गया आई प्लस 2 हो गया, आई कितना हो गया, आई हमारा कितना हो गया बढ़ के बताइए, फोर्थ हो गया ना, ये 6 हो गया, 6 प्लस 2 2 का बढ़ रहा है ना, आई प्लस 2 है, 2 का बढ़ रहा है, तो 6 2 से 7 8 का लेस देन 10 है, कंडीशन क्या है ट्रू है ना। इस केस में भी हमारा 8 प्रिंट हो गया, है ना। अब जैसे ही मैंने आई इक्वल टू आई प्लस 2 किया, है ना, यहाँ पे आई इक्वल टू आई प्लस 2 किया तो आई कितना है, आई कितना यहाँ पे 6 हो गया, 6 है ना, यहाँ 8 हो गया, 8 प्लस 2 कितना हो गया 10, क्या 10 लेस देन ट्रू है, फॉल्स हमारा। फर्स्ट जैसे दिखा हमारा कंडीशन, हमारा लूप यहाँ पे स्टॉप हो गया और हमारा वैल्यू इतना का इतना प्रिंट हो गया, इतना का इतना वैल्यू प्रिंट हो गया। कितना बार प्रिंट हुआ, एक ये रहा, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, आउटपुट की मैं बात करूँ, इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, आउटपुट की मैं बात करूँ तो आउटपुट में क्या प्रिंट हो जाएगा, आपको देखने को मिला कर्ली ब्रेसेस ऐसे आपको मिलने को मिलेगा। यहाँ पे 2 प्रिंट हो जाएगा, फिर उसके बाद 4 प्रिंट हो जाएगा, फिर उसके बाद 6 प्रिंट हो जाएगा, देन उसके बाद 8। ये हमारा क्या रहा 2 4 6 8, ये हमारा आउटपुट रहा। आई थिंक आप लोग इस प्रोग्राम को अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। अब मैं फॉर लूप तो आप लोग बेसिकली समझ गए होंगे, ठीक है ना। वैसे ही वाइल लूप डुवाइल में भी कंडीशन सेम होता है, ठीक है। वाइल लूप के में भी वही रहता है कंडीशन, यहाँ पे कंडीशन रहता है, हाँ यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस रहता है, यहाँ पे अपडेट होता है, यहाँ पे वैल्यू अपडेट होता है ना, ये हमारा अपडेशन होता है, ठीक है। ये हमारा कंडीशन होता है, ये हमारा वाइल का सिंटेक्स रहा, सिंटेक्स ऑफ वाइल लूप। जिनको नहीं पता होगा वो नोट कर लीजिएगा, सिंटेक्स ऑफ वाइल लूप, है ना। वाइल लूप क्या होता है, सिंटेक्स ऑफ वाइल लूप क्या होता है, हाँ देखिएगा, ये रहा वाइल की कंडीशन और ये रहा वैल्यू अपडेट होता है। लेटर सपोज यहाँ पर अपडेट क्या होता है, आई प्लस प्लस या आई माइनस माइनस, ठीक है, या आई इक्वल टू आई प्लस 1 या आई इक्वल टू आई माइनस 1, ये हमारा अपडेशन होता है यहाँ पे इसके अंदर, या वाइल के अंदर कंडीशन और देन अपडेशन, ठीक है। अब मैं फर्दर एक सिंपल सा ऑपरेटर की तरफ मूव करता हूँ।
ऑपरेटर तो आप लोग जानते होंगे, जैसे यहाँ 5 + 6 होगा, इसको हम लोग ऑपरेटर बोलते हैं ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेटर। ऑपरेटर बोलते हैं, इस प्लस को क्या बोलते हैं, ऑपरेटर, है ना। इसको क्या बोलते हैं, 5 और 6 को, 5 और 6 को क्या बोलते हैं, ऑपरेंड, ऑपरेंड बोलते हैं ना, ठीक है। इसको हम लोग ऑपरेंड बोलते हैं। अब हम लोग, हाँ, इसको ऑपरेंड बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग सिंपल सा आपको हम बेसिक फंडा पे हम आपको ले चलने का ट्राई करेंगे। वो हमारा होता है, क्या होता है, वो हमारा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है। क्या होता है हमारा वो ऑपरेटर, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। हम लोग जनरली हम लोग जानते हैं कि जनरली 4 टाइप से हम लोग इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं वैल्यू को, डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं। तो एक हेडिंग लगाइएगा, एक हेडिंग लगाइएगा, क्या लगाइएगा हेडिंग, इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ऑपरेटर, है ना, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर। देखिएगा इसमें क्या होता है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर में एक होता है प्री इंक्रीमेंट, क्या होता है, प्री इंक्रीमेंट होता है। एक हमारा क्या होता है, प्री इंक्रीमेंट के बाद से पोस्ट इंक्रीमेंट होता है, क्या होता है, पोस्ट इंक्रीमेंट होता है ना। फिर उसके बाद क्या होता है, प्री डिक्रीमेंट होता है, डिक्रीमेंट होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, पोस्ट डिक्रीमेंट, है ना। ये हमारा बेसिक होता है डिक्रीमेंट, ठीक है। इसको हम लोग जनरली, लेटर सपोज कि मैंने कोई वेरिएबल सपोज किया, ये नेम ए नाम का मैंने कोई वेरिएबल सपोज किया, ठीक है। वेरिएबल मैंने कोई भी ए नाम का मैंने लेटर सपोज किया। यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट मतलब क्या है कि कोई भी वेरिएबल है उसके आगे यदि प्लस प्लस होता है, यदि प्लस प्लस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं तो हमारा प्री इंक्रीमेंट होता है। पोस्ट इंक्रीमेंट मतलब क्या होता है कि इसके बाद जब एक कोई वेरिएबल है उसके बाद में जब हम लोग कोई प्लस साइन असाइन करते हैं तो हम लोग पोस्ट इंक्रीमेंट होता है। प्री इंक्रीमेंट क्या होता है, फिर वही सेम इसमें जैसे प्लस प्लस हुआ वैसे माइनस माइनस से, फिर पोस्ट में क्या होता है, ए माइनस माइनस, ठीक है। तो ये हमारा प्री इंक्रीमेंट। देखिए इनका मीनिंग क्या होता है। प्री इंक्रीमेंट क्या बोलता है कि पहले वैल्यू को इंक्रीमेंट करो और फिर इसको यूज करो। पहले क्या करो, वैल्यू को इंक्रीमेंट करो, पहले वैल्यू को इंक्रीमेंट करो फिर यूज करो, है ना, फिर यूज करो, ठीक है। और ये पोस्ट जो इंक्रीमेंट दिख रहा है इसको क्या, इसको प्री इंक्रीमेंट मतलब क्या होता है कि पहले हम लोगों ने वैल्यू को यूज किया देन उसके बाद इंक्रीमेंट किया। और पोस्ट इंक्रीमेंट क्या होता है, पहले यूज करो फिर इंक्रीमेंट करो। क्या करो, पहले यूज करो फिर इंक्रीमेंट करो, है ना, फिर इंक्रीमेंट करो। और ये प्री डिक्रीमेंट में क्या होता है कि सेम जैसे प्री इंक्रीमेंट में हुआ इसमें वही होता है, पहले वैल्यू को डिक्रीमेंट करो फिर यूज करो। क्या होता है, पहले वैल्यू को डिक्रीमेंट करो, डिक्रीज करो एंड देन यूज करो, है ना। ये हमारा प्री डिक्रीमेंट होता है। उसी तरह पोस्ट डिक्रीमेंट क्या होता है, सेम जैसे पोस्ट इंक्रीमेंट हुआ उसी पोस्ट डिक्रीमेंट में क्या बोलता है कि पहले यूज करो फिर डिक्रीमेंट करो। क्या करो, पहले यूज करो फिर डिक्रीमेंट करो, है ना। ये हमारा प्री इंक्रीमेंट का होता है, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट। आई थिंक आप लोगों ने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर अच्छे से समझ गया होगा। अब हम लोग इस पर 2 क्वेश्चन करते हैं इसके लॉजिक को समझने के लिए, लॉजिक को समझने के लिए, है ना। देखो तो मैंने मैंने आप लोगों को अभी तक प्री इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर हम लोगों ने अच्छे से अभी आप लोगों को बताया, आप लोग इससे आसानी से समझ गए होंगे। अब मैं आप लोग को एक फर्दर एक क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाता हूँ कि प्री इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है। देखिए जैसे आपको मैंने दे दिया, हाँ, जैसे मैंने दे दिया हैशटैग इंक्लूड, यहाँ पे हायर सिस्टम लिख दिया, है ना। हाँ, फिर उसके अंदर लिख दिया यूजिंग नेम स्पेस std दे दिया, है ना। इसके बाद इंट मेन दे दिया, है ना। हाँ, इसके अंदर क्या कर दिया, एक वैल्यू असाइन कर दिया, इंट a = 5, ठीक है। फिर मैंने क्या कर दिया, प्लस a कर दिया, ठीक है। यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दिया, फिर इसको मैंने प्रिंट कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। इसका हम लोगों को आउटपुट बताना है इसका, और क्या होगा इसका आउटपुट बताइए, व्हाट विल बी द आउटपुट, व्हाट विल बी आउटपुट, ठीक है। हाँ, इसका आउटपुट क्या होगा, ठीक है। देखिए मैंने जैसे आप लोग को बताया कि प्लस a का मतलब क्या होता है, प्लस a का मतलब क्या होता है बताइए कोई। प्लस a का मतलब होता है पहले इंक्रीमेंट करो फिर यूज करो। क्या होता है, पहले इंक्रीमेंट करो और फिर यूज करो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे a का वैल्यू कितना है पहले ये बताइए मुझे।
पहले ए के अंदर एक कोई ब्लॉक है, डेटा सपोज कोई वेरिएबल है जिसके अंदर इन डाटा टाइप स्टोर है, तो एक के अंदर पहले क्या बताइए, पहले इसका मतलब क्या हुआ, प्लस प्लस का मतलब पहले इंक्रीमेंट करो, तो 5 को इंक्रीमेंट करके पहले क्या कर देना है, 6 कर देना है, और फिर 6 को स्टोर करो। तो इसका पहले ये प्लस प्लस ए का मतलब क्या हुआ कि पहले वैल्यू को इंक्रीमेंट करो, 5 था तो इंक्रीमेंट होकर 6 हो गया, फिर वैल्यू को यूज करो, तो यूज करके क्या हो गया 6, तो हमारा आउटपुट में क्या प्रिंट हो गया 6, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6, हमारा वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। आई थिंक आप लोग इसको आसानी से समझ गए होंगे कैसे हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर काम करता है। इसको हम लोग जनरली जब एक कोई वेरिएबल के आगे जब हम लोग कोई चीज़ असाइन करते हैं इंक्रीमेंट के तौर पे, इसको हम लोग बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट। क्या बोलते हैं, प्री इंक्रीमेंट। ठीक है, ठीक है, ये हमारा वैल्यू असाइन रहा है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, प्री इंक्रीमेंट बोलते हैं। पहले वैल्यू पहले इंक्रीमेंट करो और फिर यूज करो। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम क्या बोलता है, नेक्स्ट प्रोग्राम एक हम सिंपल सा और प्रोग्राम देते हैं आप लोग को, किसका आउटपुट बताना है। देखिए ये हम लोग आप लोग समझ गए होंगे इस प्रोग्राम को कैसे करना है। अब हम लोग प्री तो सीख गया कैसे होता है, हम लोग पोस्ट इंक्रीमेंट पे आते हैं। पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या बोल रहा है कि हैशटैग इंक्लूड iOS स्ट्रिंग हाँ यूजिंग नेम स्पेस std हो जाएगा, फिर उसके बाद इंटमेन हो जाएगा, हाँ इंटमेन हो जाएगा, फिर उसके बाद इंट a इक्वल टू यदि 5 है, ठीक है, तो कॉर्ड के अंदर प्रिंट करना है, यहाँ a प्लस प्लस प्रिंट करना है ना, और ये ठीक है, इसमें हमको वैल्यू को प्रिंट करना है। इसका आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट क्या होगा, आउटपुट क्या हो जाएगा बताइए, इसका आउटपुट क्या होगा, हाँ ठीक है, इसका आउटपुट क्या हो जाएगा बताइए, इसका आउटपुट क्या होगा। देखिए ए नाम का कोई वेरिएबल है, ठीक है, इसके अंदर मैंने टाइप कर दिया। अब देखिए ये हमारा क्या है, प्लस प्लस, जब एक किसी वेरिएबल के आगे प्लस प्लस ऑपरेटर है, प्लस प्लस नाम का जब ऑपरेटर यूज होता है किसी वेरिएबल के पहले, किसी वेरिएबल के सबसे बैक में, सबसे पीछे, इसको क्या बोलते हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट। क्या बोलते हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट। ठीक है, तो क्या बोलते हैं इसको, पोस्ट इंक्रीमेंट बोलते हैं। ए के अंदर 5 था, अब देखिए ए का वैल्यू 5 था, तो क्या कहते हैं, इसका पोस्ट इंक्रीमेंट का क्या मीनिंग होता है, कोई बताएगा जी, पोस्ट इंक्रीमेंट का क्या मीनिंग होता है। पोस्ट इंक्रीमेंट का मीनिंग होता है कि फिर पहले यूज करो फिर इंक्रीमेंट करो। इसका क्या मीनिंग होता है, पहले यूज करो फिर इंक्रीमेंट करो, फिर इंक्रीज करो, है ना, इंक्रीज करो। ठीक है, तो पहले हम लोगों ने क्या किया, पहले हम लोग बताइए, पहले हम लोगों ने क्या किया, पहले इसको हम लोगों ने क्या किया, पहले यूज कर लिया। तो ये क्या था, 5 था, तो 5 को मैंने यूज कर लिया, फिर इंक्रीज किया, फिर हम लोगों ने 5 को यूज करके 6 इंक्रीमेंट कर दिया, तो हमारा आउटपुट में 6 हो जाएगा। लेकिन इसका क्या मीनिंग हुआ, पहले हमारा 5 प्रिंट हुआ, देन इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे बेसिक से। अब इतने बेसिक से हम नहीं समझा सकते, इतने बेसिक आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग आते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर पे। डिक्रीमेंट ऑपरेटर पे कैसे काम करता है। देखिए डिक्रीमेंट ऑपरेटर मैंने आप लोग को बताया, डिक्रीमेंट ऑपरेटर जनरली 2 ही टाइप का होता है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, है ना, डिक्रीमेंट ऑपरेटर जनरली 2 टाइप का होता है। क्या होता है, एक माइनस ए होता है, एक नाम का कोई वेरिएबल है, ए नाम का कोई वेरिएबल है, ठीक है, और एक क्या होता है, ए माइनस होता है, यहाँ भी एक ये वेरिएबल है। ठीक है, हाँ, इसको ये जो हमारा सिंबल ये सब दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं, जब किसी भी वेरिएबल के आगे माइनस ऑपरेटर का यूज हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्री डिक्रीमेंट, है ना, प्री डिक्रीमेंट। और ये किसी वेरिएबल के सबसे लास्ट में माइनस यूज हो, इसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट डिक्रीमेंट, है ना, पोस्ट डिक्रीमेंट। ठीक है, अब हम लोग इस पर एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, उसको तुरंत समझाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, मैं बात करूँ, जैसे कोई मेन नाम का फंक्शन है, ठीक है, यहाँ पे इंट मेन नाम का कोई फंक्शन है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि इंट ए इक्वल टू क्या है, इंट इक्वल टू 10 दिया हुआ है, इंट इक्वल टू 10 दिया हुआ है, और हम लोगों ने प्रिंट कर दिया। क्या प्रिंट कर दिया, कौन, यहाँ पे माइनस ए कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे एक प्रोडक्ट का साइन दे दिया 10, है ना, और हमारी ये, इसका आउटपुट क्या होगा बताइए, आउटपुट क्या होगा। ठीक है, देखिए इसका आउटपुट क्या होगा। देखिए इसके आउटपुट में बात करूँ तो माइनस ऑपरेटर लगा हुआ है। माइनस का मैंने क्या बताया कि पहले डिक्रीमेंट करो फिर यूज करो, है ना। प्री डिक्रीमेंट का मैंने मीनिंग बताया, क्या होता है प्री डिक्रीमेंट मतलब क्या होता है बताइए कोई। माइनस मतलब ये मतलब क्या होता है, पहले डिक्रीमेंट करो फिर यूज करो, तो यहाँ पे माइनस से किसी को लगा तो इसका मतलब क्या होता है कि पहले डिक्रीमेंट करो फिर यूज करो, है ना। तो क्या हो गया यहाँ पे बताइए, पहले क्या करो, माइनस ये मतलब यहाँ पे पहले डिक्रीमेंट करो, है ना, तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, इसका डिक्रीमेंट करेंगे तो 9, है ना, 9 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे इंटू 10 है, इंटू 10, तो 10 9 जा 90, तो इसका 90 आंसर हो जाएगा। इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, आउटपुट 90 हो जाएगा। ठीक है,
समझ गए आई थिंक क्या होता है प्लस प्लस माइनस ऑपरेटर कैसे वर्क करता है। इस क्वेश्चन के थ्रू आप लोग को आसानी से समझ में आ गया होगा कि प्लस माइनस 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 ऑपरेटर कैसे वर्क करता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब हम लोग कोड के थ्रू उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग फर्दर एक मूव करते हैं एक सिंपल सा अब हम लोग सिंपल सा हम लोग टर्म हम लोग अब नए टॉपिक पे मूव करते हैं, वो हमारा है एरे। ठीक है, हम लोग एक नया टॉपिक में एंटर करते हैं। हमारा इतना तक आज बेसिक था, हमारा इंट्रो टू सी प्लस प्लस मैंने इतना तक कवर कर दिया। अब मैं आप लोग को एरे से बेसिक स्टार्ट करता हूँ। एरे में सबसे पहला टॉपिक जो आपको हर बुक में देखने को मिलेगा वो होता है टाइम एंड स्पेस कम्प्लेक्सिबिलिटी। क्या होता है? टाइम एंड स्पेस कम्प्लेक्सिबिलिटी। पहला हमारा टॉपिक डालिए एरे का हमारा टॉपिक डालिए एरे में सबसे पहले जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिबिलिटी है ना। ये हमारा जनरल टॉपिक आता है टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, हम लोग पहले स्कैन को पढ़ेंगे, देन उसके बाद फर्दर हम लोग एरे पे मूव करेंगे। ठीक है, हम लोग फिर उसके बाद देन एरे पे मूव करेंगे। टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिबिलिटी, आई थिंक आप लोग टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिबिलिटी के रिलेटेड आप लोग बहुत सारे नॉलेज और इन्फॉर्मेशन आई थिंक आप लोगों ने गेन किया होगा। क्या होता है जनरली टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिबिलिटी। मैं उसको पहले थोड़ी मैं बता दूं कि क्या होता है टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिबिलिटी। देखिए आप लोग पहले हेडिंग लगाइए, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिबिलिटी क्या होता है। टाइम एंड, ये हमारा जो टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिबिलिटी है ये हमारा एल्गोरिथम का पार्ट है। क्या है? एल्गोरिथम का पार्ट है ना, ये हमारा एल्गोरिथम का पार्ट है। ठीक है, ये हमारा एल्गोरिथम का पार्ट है। अब हम लोग फर्दर हम लोग इस पर हम लोग पहले हम लोग ये टर्म यूज करते हैं। पहले क्या होता है इसको पहले नोट करता हूँ, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिबिलिटी है ना। इसको हम लोग जनरली कैसे करते हैं, देखिए टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिबिलिटी। देखिए टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिबिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ। ये जो हम लोग जैसे हम लोग बहुत सारे हम लोग देश में हम लोग के कंट्री में सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं। हम लोग के जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं जो हमारे हार्ड डिस्क पे या बहुत सारे डिस्क पे काम करते हैं, कहीं ना कहीं उसमें टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिबिलिटी का ही रोल होता है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं कहीं ना कहीं हमारे वर्क को परफॉर्म कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लैपटॉप को इधर उधर कर रहे हैं, जो हमारा बेसिक जो स्टेप परफॉर्म कर रहे हैं इन सिक्वेंशियल मैनर, वो हमारा जनरली टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिबिलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। ठीक है, देखिए टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिबिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिबिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ। तो टाइम क्या होता है? टाइम क्या होता है कोई बताएगा जी? टाइम को टाइम को जनरली हम लोग एल्गोरिथम में पहले यूज करते हैं। एल्गोरिथम जो हमारा क्या होता है, एल्गोरिथम आप लोगों को मैं बताया था कि सिक्वेंशियल ऑर्डर होता है जिसमें हम लोग कोई भी स्टेप को परफॉर्म करते हैं। तो टाइम क्या होता है कि अमाउंट ऑफ टाइम, पहले हम लोग इसको लिखते हैं डिफिनेशन के तौर पर। क्या होता है? अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ टाइम बोलिए, अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड बाय एन एल्गोरिथम, है ना। किसी भी अमाउंट ऑफ टाइम को, किसी भी एल्गोरिथम को परफॉर्म करने के लिए जो बेसिक टाइम का जो रिक्वायरमेंट होता है टू रन एज ए फंक्शन ऑफ इनपुट, टू रन एज ए फंक्शन ऑफ इनपुट। ठीक है, ये हमारा होता है। हाँ, इसको हम लोग जनरली इस टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिबिलिटी के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग का बहुत सारा लूप के अंदर जो होता है कितना बार लूप चल सकता है उसको हम लोग कैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिबिलिटी के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं फॉर लूप के अंदर। ठीक है ना, इसका मतलब ये होता है कि जैसे आप लोगों ने इसका ये देखा इंग्लिश में, आप लोगों ने इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी आप कोई भी एल्गोरिथम को, जब भी आप कोई भी एल्गोरिथम लिखते हैं या कोई कोड क्रिएट करते हैं है ना, या कोई कोड क्रिएट करते हैं तो वह कितना टाइम ले रहा है, तो वह कितना टाइम ले रहा है उसको हम लोग जनरली क्या बोलते हैं? टाइम कॉम्प्लेक्सिबिलिटी। तो वह कितना टाइम ले रहा है उसको जनरली क्या बोलते हैं? टाइम कॉम्प्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? टाइम कॉम्प्लेक्सिबिलिटी। और इसका मतलब ये भी होता है कि हमारा सीपीयू जो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वह कितना कंज्यूम कर रहा है, कितना टाइम कंज्यूम कर रहा है, वो उसको हम लोग जनरली टाइम कॉम्प्लेक्सिबिलिटी से शो करते हैं। ठीक है, ये हमारा कोई एक्चुअल टाइम नहीं होता है। टाइम जो दिख रहा है आपको, ये टाइम जो कॉम्प्लेक्सिबिलिटी जो दिख रहा है, ये हमारा कोई एक्चुअल टाइम नहीं होता है। ये हमारा क्या होता है?
ये हमारा एक्चुअल टाइम नहीं होता है, ये हमारा क्या होता है बताइए, ये हमारा होता है सीपीयू ऑपरेशन। यानी हमारा जो मेन जो कंप्यूटर का जो एक ब्रेन माना जाता है सीपीयू को, वो कितना ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है किसी भी वर्किंग फील्ड में। प्रोग्रामिंग की फील्ड की मैं बात करूँ तो लूप में कितना वर्क कर रहा है, कितना बार हमारा लूप चल रहा है, कितना उस पर सीपीयू हमारा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है ना। उसको हम लोग जनरली टाइम कम्प्लेक्सिटी के रूप में दिखाते हैं, ठीक है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कितना सीपीयू ऑपरेशन कर रहा है ना, सीपीयू ऑपरेशन कर रहा है। इसको हम लोग जनरली टाइम कम्प्लेक्सिटी के रूप में दिखाते हैं, ना कि एक्चुअल टाइम हमारा ये दिखाता है, ठीक है, इसको नोट कीजिएगा। अब हम लोग आते हैं, जैसे ये हमारा ऑपरेशन बहुत सारा परफॉर्म होता है, आप हाँ लिखते हैं जिसमें टाइम स्पेस सीपीयू मेमोरी स्पेस करने के लिए जिसको वेस्ट नहीं करना चाहता है, ठीक है, सीपीयू हमारा वेस्ट नहीं करने देता है इसको मेमोरी, ठीक है, ये हमारा इसको रिकॉल करके रखता है, ठीक है। हाँ जैसे हमारा फॉर के अंदर मैं बात करूँ, फॉर के अंदर यदि इंट आई इक्वल टू 0 है, ठीक है, इंट आई इक्वल टू 0 है, यदि आई का वैल्यू लेस देन एन है, ठीक है ना, आई प्लस प्लस है, इसके अंदर मैंने कोई लॉजिक लिख दिया, हाँ ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या लिख दिया, कोई लॉजिक लिख दिया या ऑपरेशन लिख दिया, या ऑपरेशन है ना, ऑपरेशन मैंने लिख दिया, और यहाँ पे लेटर सपोज कि यहाँ पे कॉड, यहाँ पे हेलो जी प्रिंट कर दिया है ना, हाँ ये हमारा फॉर लूप हो गया, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कितना बार स्टेप परफॉर्म हुआ, ये हमारा हेलो जी कितना बार प्रिंट हुआ, इसको कौन मॉनिटर करता है, सीपीयू मॉनिटर करता है कि हमारा हेलो जी कितना बार प्रिंट हुआ यूजिंग फॉर लूप। तो ये हमारा बेसिक जो स्टेप परफॉर्म हो रहा है, इसी को हम लोग जनरली टाइम कम्प्लेक्सिटी को, यही हमारा बेसिक जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है सीपीयू के द्वारा फॉर लूप में, इसी को हम लोग टाइम कम्प्लेक्सिटी के रूप में दर्शाते हैं, ठीक है, ठीक है। आप इसको एक सिंपल भाषा में और भी सिंपल भाषा में आप ये भी समझ सकते हैं कि यदि हमारा कोई लूप ही है हमारा, जैसे आप इस तरह से कोड लिखे, देखिए इसका हिंदी मीनिंग आप लोग नोट कर लीजिएगा, आप इस तरह से कोड लिखे, आप इस तरह से कोड लिखे कि टाइम एंड स्पेस ऑप्टिमम हो, यानी कम से कम हो, टाइम क्या हो, सबसे कम हो, टाइम बिकम्स ऑप्टिमम, सबसे कम टाइम लगे किसी भी सीपीयू द्वारा ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, टू परफॉर्म ऑपरेशन है ना। हाँ आप इस तरह से कोड को लिखे कि टाइम हमारा सबसे कम यूटिलाइज हो, और उसको सीपीयू सबसे कम टाइम में उसको ऑपरेशन को परफॉर्म कर दे। तो हमारा यही जो होता है, हमारा ये टाइम कम्प्लेक्सिटी हमारा होता है, इसी को हम लोग टाइम कम्प्लेक्सिटी के थ्रू दिखाते हैं। अब देखिए हम लोग टाइम कम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वो देखिए, टाइम कम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो देखिए। कोई भी आपका लेटर सपोज कोई फंक्शन दे दिया गया, लेट कोई फंक्शन आपको दे दिया गया, ठीक है, आपको कोई फंक्शन दे दिया गया, ठीक है, जैसे मैंने फंक्शन को मान लिया कि वो हमारा n के प्रोपोर्शनल है, क्या है, n के हमारा प्रोपोर्शनल है, ठीक है, n हमारा कोई नंबर ऑफ लूप्स है। इस केस में हमारा टाइम कम्प्लेक्सिटी जो होता है कितना होता है, O ऑफ n, क्या होता है, टाइम कम्प्लेक्सिबिलिटी O ऑफ n होता है, ठीक है, टाइम कम्प्लेक्सिबिलिटी क्या होता है, O ऑफ n होता है। रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ये हमारा क्या है, f को ही हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n हमारा नंबर ऑफ टर्म है, नंबर ऑफ लूप है ना। उस केस में हमारा टाइम कम्प्लेक्सिटी ऐसे लिखा जाता है, O ऑफ n, ये हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ टाइम कम्प्लेक्सिटी है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिबिलिटी है ना, ठीक है, ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का। हम लोग फर्दर मूव करते हैं आगे फर्दर टॉपिक पे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं लूप पे क्या होता है, लूप पे हमारा कैसे हमारा काम करता है। देखिए आपको मुझे बेसिक एग्जांपल के थ्रू बताते हैं। जैसे आपको दो एल्गोरिथम दे दिया गया, एक ए नाम का कोई एल्गोरिथम है, दूसरा बी नाम का एल्गोरिथम, क्या है, दो नाम का एल्गोरिथम दे दिया गया, जिसमें सेम वैल्यू अपना जो है स्टेप परफॉर्म किया गया सिक्वेंशियल मैनर में, ठीक है। और एक में क्या है, सीपीयू जो है हाई प्रोसेसर है, और दूसरे में क्या है, सीपीयू लो प्रोसेसर है, ठीक है। तो किसमें टाइम कम्प्लेक्सिटी हमारा अच्छा माना जाएगा। देखिए आपको दो एल्गोरिथम दे दिया गया, लेट अस सपोज कि आपको दो एल्गोरिथम है, एक एल्गो 1 एल्गो ए है, और दूसरे में क्या है, एल्गो बी है ना, एल्गो ए है, दूसरे में क्या है, एल्गो बी है, ठीक है। इस केस में क्या हो रहा है कि दोनों में सेम स्टेप परफॉर्म हो रहा है, दोनों में क्या हो रहा है, सेम स्टेप लग रहा है, इसमें जो लग रहा है इसमें भी सेम स्टेप लग रहा है, ठीक है ना, हाँ इसमें भी सेम स्टेप लग रहा है, इसमें भी सेम स्टेप लग रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि सीपीयू जो है हाई प्रोसेसर हो रहा है, सीपीयू हाई प्रोसेसर, ठीक है, प्रोसेसर हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, सीपीयू
लो प्रोसेसर हो रहा है ना, ठीक है, इसमें सीपीयू हाई प्रोसेसर हो रहा है, इसमें सीपीयू लो प्रोसेसर हो रहा है, ठीक है ना। हाँ, तो इस केस में अब देखिए टाइम कम्प्लेक्सिटी किस में लग रहा है आपको अच्छा मिलेगा, एल्गोरिथम 1A में या एल्गोरिथम B में, क्योंकि यहाँ पे सीपीयू हाई प्रोसेसर कर रहा है और यहाँ सीपीयू जो है लो प्रोसेसर कर रहा है। हाई प्रोसेसर यानी क्या, इसमें किसी भी ए नाम के एल्गोरिथम को परफॉर्म करने के लिए बहुत हाई ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है, लेकिन इसमें कम लो ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है। तो किसमें हमारा क्या लग रहा है, किसमें हमारा टाइम कम्प्लेक्सिटी बहुत बेस्ट तरीके से यूटिलाइज हो पाएगा, बहुत अच्छा माना जाएगा, तो वो हमारा होगा सीपीयू लो प्रोसेसर। तो हमारा टाइम कम्प्लेक्सिबिलिटी इसमें अच्छा हो जाएगा, बेस्ट है ना। हाँ, इसमें हमारा अच्छा माना जाएगा टाइम कम्प्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। ये हो गया टाइम कम्प्लेक्सिटी का। टाइम कम्प्लेक्सिटी का समझ सके, यानी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या बताता है, ये नोट करके लिखिएगा, नोट करके। टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या बताता है, टाइम कम्प्लेक्सिबिलिटी क्या बताता है, टाइम कम्प्लेक्सिबिलिटी यह बताता है कि आपने जो कोड लिखा है वह कितना सीपीयू यूटिलाइज करेगा, ठीक है। टाइम कम्प्लेक्सिबिलिटी यह बताता है कि आपका जो कोड है, आपका जो गिवन कोड है वह कितना सीपीयू का यूटिलाइजेशन करेगा। नोट, टाइम कम्प्लेक्सिबिलिटी यह बताता है टाइम कम्प्लेक्सिबिलिटी यह बताता है कि आपका जो कोड है, आपका जो बेसिक कोड है वह कितना सीपीयू का यूटिलाइजेशन करेगा, वह कितना बार सीपीयू से यूटिलाइज होगा, वह कितना बार सीपीयू यूटिलाइज करेगा, यही बताता है टाइम कम्प्लेक्सिबिलिटी, यूटिलाइज करेगा, है ना। यानी नोट में क्या लिखिएगा कि टाइम कम्प्लेक्सिबिलिटी यह बताता है कि आपका जो कोड आपने परफॉर्म किया है वह कितना बार सीपीयू यूटिलाइज करेगा, ये हमारा टाइम कम्प्लेक्सिबिलिटी बताता है, ठीक है। समझ गए इतना। हाँ, अब हम लोग आते हैं बेसिक, फर्दर मूव करते हैं। अब हम लोग आते हैं कि टाइम कम्प्लेक्सिटी को अब हम लोग एक टर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेस कम्प्लेक्सिबिलिटी। स्पेस कम्प्लेक्सिबिलिटी क्या होता है, व्हाट इज स्पेस कम्प्लेक्सिबिलिटी, व्हाट इज स्पेस कम्प्लेक्सिबिलिटी, है ना। स्पेस कम्प्लेक्सिबिलिटी क्या बताता है, स्पेस कम्प्लेक्सिबिलिटी क्या बताता है, स्पेस कम्प्लेक्सिबिलिटी यह बताता है कितना स्पेस पार्टिकुलर एडफॉर्म एल्गोरिथम परफॉर्म कर रहा है। ये क्या बताता है कि कितना स्पेस कम्प्लेक्सिबिलिटी यह बताता है क्या बताता है ये, यह बताता है कि कितना स्पेस पार्टिकुलर कि कितना स्टेप पार्टिकुलर एल्गोरिथम परफॉर्म हो रहा है ना। ये हमारा बेसिक स्पेस कम्प्लेक्सिटी बताता है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने इंट ए नाम का कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया, इसमें 5 स्टोर किया, फिर दूसरा एक एरे डिक्लेयर किया। एरे का आप लोग मैं बताऊंगा फर्दर एरे क्या होता है। जैसे इंट एरे है, इसके अंदर मैंने क्या स्टोर कर दिया बताइए, 5 स्टोर कर दिया, ये हमारा वेरिएबल है। हाँ, ये हमारा क्या है, एरे है, ठीक है। तो इसके अंदर इंट ए 5 है, तो कितना हो गया 5 × 4, क्योंकि इंट 4 बाइट का होता है, 5 × 4 यानी 20 बाइट हो गया, है ना। ये ARR5 है ना, ये क्या है, ARR5। अब इंट के अंदर 5 रहे, कुछ भी रहे 5 रहे, तो इंट भी हमारा जनरली क्या यूज करता है, 4 बाइट का होता है, तो 5 × 4 यानी 20 बाइट का हो गया एरे, 20 बाइट का ये हो गया, ठीक है ना। एरे दूसरा रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है ना। ये हमारा हो गया, ये हो गया 20 बाइट का हो गया। तो ये हमारा टोटल कितना बाइट हो गया, टोटल मिला के 40 बाइट हो गया, है ना। हाँ, 40 बाइट हो गया। तो ये इस स्पेस को स्टोर कहाँ कर, इस स्पेस को रिप्रेजेंट करने के लिए स्पेस कम्प्लेक्सिटी टर्म का यूज हुआ है, ठीक है ना। हाँ, अब देखिए हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग कम्प्लेक्सिबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे हम लोग उसको दिखाते हैं, ठीक है। यूनिट लिखिएगा, यूनिट टू रिप्रेजेंट कम्प्लेक्सिबिलिटी,
कैसे हम लोग कम्प्लेक्सिबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो पहला क्या, पहला में आता है बिग, पहले में क्या आता है बिग। पहले हम लोग क्या करते हैं, अपर बाउंड को लेते हैं, दूसरे में क्या करते हैं थीटा एवरेज किसको वैल्यू को प्रिंट करते हैं, तीसरे में ओमेगा से प्रिंट करते हैं। बिग में क्या आता है अपर बाउंड, ठीक है, अपर बाउंड आता है, ठीक है। दूसरे में क्या आता है थीटा, थीटा में क्या आता है, थीटा आता है, फाई आता है। तीसरे में क्या आता है, बताइए तीसरे में क्या आता है ओमेगा, इसका मतलब एस से रिप्रेजेंट करते हैं ना, ठीक है। ये हम लोग बेसिक रिप्रेजेंटेशन होता है। ये जो दिख रहा है इसको अपर बाउंड बोलते हैं, ओमेगा को क्या बोलते हैं लोअर बाउंड, ठीक है। अब हम लोग इसको अब हम लोग इसको सिंपल इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग जनरली कॉम्प्लेक्सिविटी में अपर बाउंड लेते हैं, इसको हम लोग ओ ऑफ एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ओ को ओ ऑफ एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए हमारा बहुत सारा ओ बिग ओ नाम का कॉम्प्लेक्सिबिलिटी होता है, ठीक है, बहुत सारा होता है, जैसे लीनियर हो गया, लॉगरिथमिक हो गया, कि लीनियर टाइम हो गया, ये क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक हो गया, क्यूबिक हो गया, बहुत सारा टाइप का बिग ओ नाम का कॉम्प्लेक्सिबिलिटी होता है, ठीक है। बिग ओ कॉम्प्लेक्सिबिलिटी, पहला में क्या आता है, कांस्टेंट टाइम, ठीक है। दूसरा में क्या आता है, दूसरा में लीनियर टाइम आता है, ठीक है। तीसरा में क्या आता है, कांस्टेंट टाइम आता है, लीनियर टाइम आता है, क्वाड्रेटिक टाइम, ठीक है। और चौथा में क्या आता है, लॉगरिथमिक टाइम, है ना। पांचवा में क्या आता है बताइए कोई, पांचवा में क्या आता है, लीनियर टाइम हो गया, कांस्टेंट टाइम हो गया, क्वाड्रेटिक टाइम हो गया, लॉगरिथमिक टाइम हो गया। और कौन सा टाइम बचा, क्यूबिक टाइम बचा, क्या बचा, क्यूबिक टाइम बच गया, ठीक है। क्यूबिक टाइम बच गया, है ना, ये हमारा क्यूबिक टाइम बच गया। अब हम लोग जनरली एंड डिपेंड, हमारा बहुत सारे वैल्यू पे डिपेंड होता है, ऐसे जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं। इसको हम लोग कैसे लूप के थ्रू समझते हैं, इसको कैसे हमारा रन करता है। कांस्टेंट में हमारा क्या होता है, ओ ऑफ 1 होता है, ये हमारा क्या कॉम्प्लेक्सिबिलिटी है। क्वाड्रेटिक में जनरली आपको ओ ऑफ एन स्क्वायर देखने को मिलेगा, क्यूबिक में क्या मिलेगा, ओ ऑफ एन क्यूब मिलेगा, है ना, ठीक है। लीनियर टाइम में कांस्टेंट रहता है, ठीक है। अब मैं लूप की बात कर रहा हूँ, लूप कैसे वर्क करता है। कोई भी लूप को देखिए, लूप देखिए, मैं लूप के थ्रू बता रहा हूँ कि कॉम्प्लेक्सिबिलिटी कैसे वर्क करता है। जैसे मैं एक सिंपल सा आपको एग्जांपल दूँ इसका, क्वाड्रेटिक का, क्या लिखिए, क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिबिलिटी, है ना। क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिबिलिटी की मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। इसमें क्या होता है, जनरली ओ ऑफ एन स्क्वायर ही देखने को मिलेगा इस केस में। देखिए जैसे मैंने एक लूप लिया फॉर इंट i = 0, ठीक है। कहने मैंने एक लूप लिया, मैंने एक लूप नाम का लिया, वेरिएबल डिक्लेयर किया, हाँ i क्या लेस देन n है, और यहाँ i ++ है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, दूसरा मैंने लूप यूज कर दिया, जिसको बोलते हैं ये फॉर रहा, फॉर के अंदर इंट j = 0 लिख दिया, फिर j लेस देन n लिख दिया, हाँ, फिर इसके बाद j ++ लिख दिया, है ना, हो गया, ये होगा इंट j हो गया। अब फिर इसके अंदर ये कंडीशन रहा, ये हमारा कंडीशन रहा, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पे एक आई नाम का वेरिएबल, यहाँ पे क्या लग रहा है, कॉम्प्लेक्सिबिलिटी क्या होना चाहिए बताइए कोई, यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिबिलिटी क्या होता है, n बार स्टेप परफॉर्म हो रहा है, तो यहाँ O ऑफ n हो जाएगा कॉम्प्लेक्सिबिलिटी, यहाँ पर भी n ऑफ परफॉर्म हो रहा है, तो O ऑफ n हो जाएगा। क्या यहाँ पे ये फॉर और ये फॉर क्या एक ही अंदर है ना, ये हमारा इसी को बोलते हैं नेस्टेड इफ, क्या बोलते हैं, नेस्टेड फॉर बोलते हैं, एक लूप के अंदर ही फॉर है, नेस्टेड फॉर। इस केस में क्या होता है कि O ऑफ n मल्टीप्लाई हो जाता है। नेस्टेड फॉर में क्या होता है कि O ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिबिलिटी जो पहले लूप का रहता है दूसरे लूप का मल्टीप्लाई हो जाता है, O ऑफ n पे कितना हो जाएगा, O ऑफ n², ये हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिबिलिटी हो जाएगा। समझ गए होंगे आई थिंक आप लोग। अब हम लोग फर्दर नेक्स्ट प्रोग्राम पे मूव करते हैं। अब हम लोग फर्दर हम लोग एक सिंपल सा एक और देखते हैं प्रोग्राम, जिसमें तीन बार हम लोग का लूप यूज होगा, फॉर लूप 3 बार यूज होगा, ठीक है। उस केस में हमारा क्या होगा, वो उस केस में हमारा क्या कॉम्प्लेक्सिबिलिटी होगा वो देखते हैं। जैसे मैंने फॉर यूज़ कर दिया, फॉर यहाँ पे
फॉर मैंने आई क्या कर दिया, आई को वैल्यू को असाइन कर दिया एन के वैल्यू को। हाँ, फिर इसके बाद मैंने क्या यूज़ कर दिया, फॉर यहाँ पे जे का वैल्यू एन के इक्वल कर दिया। हाँ ठीक है, तो इसके अंदर फॉर का वैल्यू के लेस एन कर दिया। ठीक है, ये हो गया। हाँ, इस केस में क्या हो रहा है कि तीन बार हमारा क्या हो रहा है बताइए, 3 बार नेस्टेड इफ दोहराया जा रहा है। एक बार नेस्टेड इफ यहाँ, नेस्टेड फॉर यहाँ, नेस्टेड फॉर यहाँ, नेस्टेड फॉर, 3 बार नेस्टेड फॉर रिपीट हो रहा है ना, रिपीट हो रहा है 3 बार, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, 3 बार नेस्टेड इफ यहाँ यूज हो रहा है। इस केस में क्या कंप्लेक्सिटी होगा, एक बार यहाँ पे एन रिपीट हुआ तो यहाँ एन, एक बार यहाँ एन, एक बार यहाँ एन, तो कितना हो जाएगा ओ ऑफ एन इंटू ओ ऑफ एन इंटू ओ ऑफ एन, कितना हो जाएगा ओ ऑफ एन क्यूब। इसका कॉम्प्लेक्सिटी, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा ओ ऑफ एन क्यूब। ऐसे ही आप लोग समझ गया। एक बार यहाँ लूप, एक बार यहाँ इसे लूप रिपीट हुआ तो एन टाइम्स यहाँ, तो ओ ऑफ एन यहाँ हो गया। फिर यहाँ एक बार रिपीट हुआ तो ओ ऑफ एन, फिर यहाँ एन बार रिपीट हुआ तो ओ ऑफ एन, तो 3 बार रिपीट हुआ तो ओ ऑफ एन क्यूब, ओ ऑफ एन क्यूब हो जाएगा यहाँ। ठीक है, अब हम लोग सिंपल सा एक और हम देखते हैं जिसमें हम लोग का ये कंप्रेसिविटी निकालना है। टाइम कंप्रेसिविटी क्या होगा, टाइम कंप्रेसिविटी क्या होगा, है ना, टाइम कंप्रेसिविटी क्या होता है। जैसे मैं फॉर लूप के अंदर मैं बात करूँ, फॉर लूप के अंदर, हाँ फॉर लूप के लिए मैं बात करूँ जहाँ पे आई जो है हमारा ये ग्रेटर देन एन है। हाँ, फॉर लूप के अंदर आई ग्रेटर देन एन है। इसके अंदर मैं बात करूँ यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर से मेरा एक लूप दोहराया जा रहा है। एक बार ये रहा लूप, फिर यहाँ पे फॉर हमारा पर आई ग्रेटर देन एन है। ठीक है, ये हमारा एक लूप रहा बेसिक, यहाँ पे रहा। हाँ, ये रहा। इसमें क्या है, जे यहाँ पे लेट सपोज जे, इसका टाइम ऑफ कैपेसिटी एन, इसका ये एन प्लस एन 2n। लेकिन टाइम कंप्लेक्सिटी लिखते टाइम यहाँ पे 2 को इग्नोर कर दिया जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ओ ऑफ 2n तो रहेगा ही, 2 को इग्नोर कर दिया जाएगा, इग्नोर क्या हो जाएगा ओ ऑफ n, तो हमारा इसका टाइम कंप्लेक्सिटी ओ ऑफ n हो जाएगा। ठीक है ना, ये हमारा बेसिक रहा ये फंडा। अब हम लोग आते हैं ग्राफ क्या होता है, टाइम कंप्लेक्सिटी का ग्राफ क्या होता है, वो हम लोग ग्राफ के थ्रू देखते हैं कि टाइम कंप्लेक्सिटी का ग्राफ क्या होता है। ठीक है, टाइम कंप्लेक्सिटी का ग्राफ क्या होता है, देखिए ग्राफ ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिबिलिटी क्या होता है। देखिए पहला मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की मैं बात करता हूँ, वो होता है पहला लीनियर होता है। लीनियर की मैं बात करता हूँ, ये रहा। ठीक है ना, ये रहा, ये हमारा ऐसे रहा, ये हमारा एन रहा, है ना। ठीक है, ये हमारा क्या दिखा रहा है, नंबर ऑफ सीपीयू ऑपरेशन यहाँ जो परफॉर्म हो रहा है इस स्टेप में। ठीक है, और ये हमारा एन रहा। ठीक है, यहाँ पे लीनियर में क्या होता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन होता है। ठीक है ना, ये समझ थिंक आप लोग समझ जाओगे। अब मैं बात करता हूँ इस पे कांस्टेंट की मैं बात करता हूँ। ये हमारा कांस्टेंट था, सॉरी ये हमारा कांस्टेंट था, लीनियर नहीं था, ये हमारा कांस्टेंट था। टाइम कॉम्प्लेक्सिबिलिटी कांस्टेंट। अब मैं दूसरे में बात करता हूँ, दूसरा होता है लीनियर में क्या होता है, ग्राफ यू टर्न लेता है, ऐसे रहता है, ये हमारा ऐसे ग्राफ रहता है, इसको क्या बोलते हैं मीन। ठीक है, मीन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, लीनियर में ऐसे होता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं लॉगरिथमिक में क्या होता है, लॉगरिथमिक में क्या होता है, थर्ड में बात कर रहा हूँ लॉगरिथम, इसका ग्राफ यूं टर्न लेता है। इसमें क्या होता है बताइए, इसमें क्या होता है ओ ऑफ लॉग एन होता है लॉगरिथमिक के केस में। ठीक है, आई थिंक आप लोग इसको बेसिक नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं बेसिक पे। हाँ ठीक है ना। हाँ, अब हम लोग इस पर फर्दर मूव करते हैं। हम लोग कुछ क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि कैसे हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिबिलिटी फाइंड करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग एक फंक्शन एज्यूम करते हैं fn नाम का कोई फंक्शन एज्यूम करते हैं 2n स्क्वायर प्लस 3n करते हैं 2n स्क्वायर प्लस 3n, है ना। अब देखिएगा एक आप लोगों को अभी मैंने बताया कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हमेशा अपर बाउंड लिया जाता है, जो ग्रेटर वैल्यू होता है। यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू क्या है 2n स्क्वायर, तो क्या 2 को कॉम्प्लेक्सिटी में लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा। 2 ऑफ n स्क्वायर हो गया, क्या कॉम्प्लेक्सिटी में लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा। ओ ऑफ 2n स्क्वायर नहीं लिया जाएगा, इसको नोट करके क्या हो जाएगा ओ ऑफ n स्क्वायर, ये फंक्शन हो गया। दूसरा मैं फंक्शन की बात करता हूँ f ऑफ n यदि इक्वल टू है कितने के 4n का पावर 4 प्लस कितना 3n का पावर क्यूब,
3n का पावर क्यूब। इस केस में ये वाला लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा O ऑफ 4n का पावर 4, कितना हो जाएगा O ऑफ n का पावर 4 हो जाएगा, 4 को इग्नोर कर दिया जाएगा। ये हमारा टाइम कम्प्लेक्सिटी बनकर तैयार हो गया, ठीक है, ठीक है, नहीं हमारा टाइम कम्प्लेक्सिटी बनकर तैयार हो गया, ठीक है, हाँ, ठीक है ना। अब मैं आपको एक सिंपल सा एक आपको एक टर्म बताता हूँ। जैसे हम लोग बहुत से कन्फ्यूजन एराइज होता है कि कब हम लोग कम्प्लेक्सिविटी को एक बड़ा से छोटा की ओर जाते हैं। वो कम्प्लेक्सिविटी कभी कभी डिक्रीज इंक्रीज होता रहता है। जैसे हम लोगों ने बचपन में, जैसे हम लोगों ने 9th-10th में केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ा होगा, केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज, सेम उसी तरह से हमारा टाइम कम्प्लेक्सिविटी का भी एक सीरीज बनाया गया है। देखिए क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बीगो नोटेशन, बीगो नोटेशन। बीगो नोटेशन में क्या होता है, बीगो नोटेशन में क्या होता है, ठीक है, बीगो नोटेशन में क्या होता है, पहले होता है O ऑफ 1 होता है। पहले क्या होता है बेसिकली बताइए, पहले बेसिकली क्या होता है, पहले O ऑफ 1 होता है ऐसे ऑर्गेनाइज लिस्ट में रहता है। फिर O ऑफ log n होता है ना। फिर उसके बाद O ऑफ यहाँ रूट n होता है ना। फिर उसके बाद O ऑफ n log n होता है, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद O ऑफ n स्क्वायर होता है। फिर यहाँ पे O ऑफ n क्यूब होता है, ठीक है। फिर उसके बाद O ऑफ 2 का पावर n होता है। यहाँ पे हमारा लिस्ट होता है, लिस्ट कम्प्लेक्सिबिलिटी होता है, लिस्ट कम्प्लेक्सिबिलिटी होता है ना। और ये हमारा हाईएस्ट होता है, हाई कम्प्लेक्सिबिलिटी होता है, ठीक है, समझ गए ना। और एक बात नोट कीजिएगा कि यहाँ पे O ऑफ n फैक्टोरियल, O ऑफ n फैक्टोरियल और ये O ऑफ n का पावर n, ये हमारा जो होता है ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स होता है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स होता है। आई थिंक आप लोग इतना, ये हमारा इंक्रीजिंग, ये हमारा इधर से डिक्रीज होते होते यहाँ इंक्रीज होता है। ये हमारा हाईली कॉम्प्लेक्सिबिलिटी होता है, ठीक है ना, ठीक है ना, हाँ, ठीक है। आई थिंक आप लोग इतना समझ गए होंगे। हम लोग जनरली बाइनरी सर्च को भी दिखाते हैं, लीनियर सर्च को हम लोग जनरली लीनियर सर्च को किससे दिखाते हैं, O ऑफ n से। बाइनरी सर्च किससे दिखाते हैं, बाइनरी सर्च को किससे दिखाते हैं बताइए, O ऑफ, किससे दिखाते हैं, O ऑफ log n, O ऑफ log n से दिखाते हैं बाइनरी सर्च को। लीनियर सर्च को O ऑफ n से निकालते हैं, ठीक है ना, हाँ, ठीक है। अब हम लोग आते हैं फर्दर। हम लोग एक सॉर्टेड एरे क्रिएट करते हैं, जिसमें हम लोग टाइम कम्प्लेक्सिटी निकालते हैं कैसे होता है। एक लेटर सपोज कि मैंने सॉर्टेड एरे क्रिएट किया, ये कोई एरे है, हम लोगों ने इसको सॉर्टेड एरे बोला क्योंकि हमारा सॉर्टेड एरे क्या होता है, जनरली डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज होता है। सॉर्टेड एरे, ठीक है, सॉर्टेड एरे, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग को वैल्यू एज्यूम कर लिया 1 2, यहाँ पे 3 वैल्यू हम लोगों ने एज्यूम कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने एक और वैल्यू एज्यूम कर लिया 4, फिर 5, यहाँ पे लेटर सपोज क्या कोई वैल्यू सेंड कर सकते हैं, 6 हो गया, फिर यहाँ पे 7 सेंड कर लिया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है बताइए, अब मुझे 6 को सर्च करना है। क्या करना है, 6 को सर्च करना है। हमारा 6 को हम लोग को सर्च करना है। अब देखिए यहाँ हमारा ये सॉर्टेड एरे आपको दिख रहा होगा, 1 से लेकर 4 तक पूरा सॉर्टेड एरे है। 6 को हम लोग को सर्च करना है, तो कैसे करेंगे, ये हमारा हो गया, ये हो गया, हाँ, यहाँ पे हम लोगों ने इसका तो कोई काम ही नहीं बच गया, क्योंकि हमको 6 सर्च करना है। इसके नियर बाई एलिमेंट को लिखेंगे। नियर बाई एलिमेंट क्या है, 4 है, फिर 5 है, फिर क्या है बताइए, 4 पहले इसके नियर बाई एलिमेंट को लिखना पड़ेगा। इधर का कोई एलिमेंट का काम ही नहीं, 4 का भी काम नहीं, 5 का काम है, 7 का सर्च करने के लिए 6 को सर्च करना है। इसके नियर बाई एलिमेंट को लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, तो 5 6 7। अब देखिए क्योंकि हमको 6 को सर्च करना है, इसको हमको सर्च करना है, इसको सर्च करना है, 6 को सर्च करना है, ठीक है ना। कैसे करेंगे, इसमें कितना बार ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, n बाई 2 ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसके बाद n बाई 4, फिर n बाई 4 करना पड़ेगा, फिर डॉट n बाई 2 के, है ना, उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, ये हमारा ऐसे स्टेप परफॉर्म करने, पहले n था, फिर n बाई 2 ब्रेक हुआ, है ना, फिर ऐसी ब्रेक होते चल जाएगा, अगले कंडीशन में n बाई 3 हो जाएगा, ऐसे ही हमारा n बाई 2 की इक्वल टू 1 तक हो जाएगा, ठीक है ना। लास्ट तक n बाई 2 के लास्ट टर्म हो जाएगा। तो n बाई 2 के हम लोगों ने इसको लिखा कि n बाई 2 के इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, ठीक है।
अब हम लोगों ने क्या किया, एन का वैल्यू 2k कर दिया। अब हम लोगों ने क्या किया, दोनों साइड लॉग लिया, ठीक है, लॉग क्या किया, दोनों साइड लॉग ले लिया है ना, 2 बेस लॉग 2n ले लिया है ना, लॉग कर दिया, यहाँ पे दोनों साइड बेस ले लिया, log 2 यहाँ 2k कर दिया है ना, बेस ले लिया यहाँ दोनों साइड। अब फिर मैंने क्या किया, इसको बाहर चला जाएगा, बाहर रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे n नाम का कोई वैल्यू था ना, यहाँ पे लेट्स n था, यहाँ पे k का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो k का वैल्यू log 2n आ जाएगा, ठीक है, k इक्वल टू क्या आ जाएगा, log 2n। तो इसमें नंबर ऑफ स्टेप कितना परफॉर्म हुआ कि इसको, इस एरे को सर्च करने के लिए लेटर सपोज इसको नंबर ऑफ ऑपरेशन कितना परफॉर्म हुआ, log टू द पावर n परफॉर्म हो गया, ठीक है। अब हम लोग बेसिक मूव करते हैं, ठीक है। अब हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं जिसमें अब हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं जिसमें आपको टाइम कम्प्लेक्सिटी बताना है, कि कुछ एग्जांपल के थ्रू मैं बता रहा हूँ टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगा उस केस में, है ना। देखिए उस केस में टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ कि टाइम कम्प्लेक्सिटी अब वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। जैसे मैंने आपको लेटर सपोज एग्जाम्पल लिखिएगा, एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन लिखिए तो जल्दी क्वेश्चन क्या होगा, हाँ। जैसे मैंने क्वेश्चन लेटर सपोज मैंने दे दिया, हाँ, हैशटैग तो ऐसे हटाइए, वो तो लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद इंट मेन दे दिया है ना, उसके बाद इंट a इक्वल टू 0 दे दिया, हाँ, b इक्वल टू 0 दे दिया, हाँ, फिर n दे दिया, m दे दिया, ठीक है। और चिन्ह के अंदर यहाँ ग्रेटर देन n दे दिया, m दे दिया। फिर उसके बाद फॉर के अंदर यहाँ पे इंट i इक्वल टू 0 दे दिया है ना, इंट i इक्वल टू 0 दे दिया, ठीक है। उसके बाद i लेस देन n दे दिया, ठीक है। फिर उसके बाद i प्लस दे दिया, ठीक है। इसके अंदर कार्ट के अंदर यहाँ पे हाई लिख दिया, सिलेक्शन लिख दिया है ना, ठीक है। फिर उसका ये हो गया। फिर उसका फॉर के अंदर दूसरा लूप दे दिया, इसमें इंट i इक्वल टू क्या दे दिया, 0i लेस देन n हो गया, i प्लस हो गया है, ठीक है। इसके बाद कॉट के अंदर मैंने क्या प्रिंट कर दिया, हाई प्रिंट कर दिया, 2 प्रिंट कर दिया, सिलेक्शन, ठीक है। यहाँ पे रिटर्न जीरो, ठीक है। इसमें आपको टाइम कम्प्लेक्सिटी बताना क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है जनरली, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक लूप हमारा फॉर लूप चला, फिर हमारा दूसरा फॉर लूप चला, तो इसमें टाइम कम्प्लेक्सिटी n बार रिपीट हो रहा है लूप हमारा, इसमें कितना हो जाएगा, O ऑफ n हो जाएगा। इसमें कितना बार लूप हो रहा है, रिपीट हो रहा है, n टाइम्स हो रहा है, इसमें कितना बार रिपीट हो रहा है, m टाइम्स हो रहा है, m है। इसमें क्या हो जाएगा, टाइम कम्प्लेक्सिटी O ऑफ m हो जाएगा, क्योंकि दोनों अलग अलग फॉर लूप यूज हुआ है। इसमें टोटल टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, टोटल टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा इस केस में, टोटल टाइम कम्प्लेक्सिबिलिटी क्या हो जाएगा, कम्प्लेक्सिबिलिटी क्या हो जाएगा, O ऑफ n प्लस O ऑफ m, है ना। कितना हो जाएगा, O ऑफ n प्लस m। तो टोटल टाइम ऑफ कम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, O ऑफ n प्लस m। ये हमारा वैल्यू बन के तैयार हो जाएगा, O ऑफ n प्लस, इसमें n लूप चला, इसमें इस वाले लूप में n चला, फिर इस वाले लूप में m चला, तो टोटल कितना हो जाएगा, O प्लस n प्लस m। टोटल कितना लूप चल जाएगा, O इंटू n प्लस m, ठीक है। अब लोग दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, टाइम कम्प्लेक्सिटी फाइंड करना है। तीसरे क्वेश्चन पे टाइम कम्प्लेक्सिटी कैसे फाइंड करते हैं वो देखिए। जैसे मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन और दिया, हाँ देखिए क्वेश्चन लिखिए तो व्हाट विल बी टाइम कम्प्लेक्सिटी, टाइम कम्प्लेक्सिबिलिटी, हाँ ठीक है। इंट मेन दे दिया, ठीक है। इसके बाद इंट a इक्वल टू 0 हो गया, b इक्वल टू 0 हो गया, है ना, n ग्रेटर देन हो गया, फिर इसका सीन ग्रेटर देन n हो गया, ठीक है। फिर इसका फॉर लूप के अंदर मैंने ये कर दिया इंट i इक्वल टू 0, हाँ, i लेस देन n कर दिया, हाँ, i प्लस कर दिया, है ना। उसके बाद फॉर इंट j इक्वल टू 0 हो गया, उसके बाद i लेस देन n हो गया, फिर उसके बाद i प्लस हो गया, है ना। फिर इसके बाद कॉट के अंदर हाई प्रिंट कर दिए, ठीक है ना, हाँ। फिर उसके बाद सिलेक्शन यूज हो गया, ठीक है, ये हो गया, फिर ये हो गया। फिर उसके बाद दूसरा फॉर लूप यूज किया गया, फॉर लूप के अंदर क्या दे दिया, इंट j इक्वल टू 0, i लेटर सपोज i इक्वल टू 0, ठीक है। इसके बाद i लेस देन n हो जाएगा, ठीक है, i प्लस दे दिया, हाँ। फिर क्या प्रिंट कर दिया, कॉट, यहाँ पे हाई प्रिंट कर दिया, है ना, 2 यहाँ पे n, ठीक है, और यहाँ पे ये रिटर्न जीरो, ठीक है। इसमें आपको टाइम कम्प्लेक्सिटी बताना है। देखिए टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, देखिए टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगा बताइए। देखिए यहाँ पे आपको ये नेस्टेड फॉर लूप दिख रहा होगा, कि ये एक ही कंडीशन में यूज हुआ है,
ठीक है ना। इसका टाइम ऑफ कम्प्लेक्सिटी जो होगा इसका n हो जाएगा, इसका हमारा j हो जाएगा, तो टोटल कितना हो गया बताइए। इसका हम लोग सपोज n कर लिए, इसका हम लोग का इसका भी टाइम ऑफ कम्प्लेक्सिटी n हो गया, कितना हो गया O ऑफ n स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये हमारा दूसरा फॉर लूप यूज हुआ है, इस केस में हमारा टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा O ऑफ n हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, टोटल कितना हो गया, यहाँ O n टाइम्स यूज हुआ था तो इसका टाइम ऑफ कम्प्लेक्सिटी n हो गया, इसमें j बार लूप हमारा रन हुआ था तो इसमें टाइम ऑफ कम्प्लेक्सिटी j हो गया, यानी O ऑफ n स्क्वायर हो गया, इसमें भी n तो O ऑफ n स्क्वायर, ये हमारा दूसरा फॉर लूप यूज हुआ, इसमें हमारा क्या हो गया O ऑफ n टाइम ऑफ कम्प्लेक्सिटी यूज हो गया, तो टोटल कितना हो गया O ऑफ n स्क्वायर हो गया प्लस O ऑफ n हो गया, ठीक है। तो ये हमारा टोटल टाइम कम्प्लेक्सिटी हो गया, ठीक है। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे इसको। अब लोग आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा एक बात, तो यहाँ पे O ऑफ n स्क्वायर था, एक बात गौर कीजिएगा कि यहाँ पे O ऑफ n स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे क्या है O ऑफ यहाँ पे n स्क्वायर है, ठीक है। हम और यहाँ O ऑफ n है, तो हम लोग क्या बताया था कि जब भी टाइम कम्प्लेक्सिटी जब भी कैलकुलेट किया जाता है उस टाइम अपर बाउंड लिया जाता है, O ऑफ n को इग्नोर कर दिया जाएगा, O ऑफ n स्क्वायर लिया जाएगा, इसका टोटल टाइम ऑफ कम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा इस प्रोग्राम का O ऑफ n स्क्वायर। आई थिंक आप लोग इसको इतना समझ गए होंगे बेसिक, ठीक है। आई थिंक इतना आप लोग बेसिक समझ गए होंगे। हाँ, आप लोग सिंपल सा एक और क्वेश्चन के थ्रू बताते हैं कि इसका भी बताना है टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, है ना। टाइम कम्प्लेक्सिटी बहुत सारे टर्म में होता है, ये सब आप टाइम कम्प्लेक्सिटी का प्रोग्राम आप लोग आई थिंक समझ के इस पर क्वेश्चन में आप लोगों को बता दिया गया। अब हम लोग स्पेस कम्प्लेक्सिटी को डिफाइन करते हैं, क्या होता है स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या होता है, स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या होता है वो देखिए। स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या होता है जनरली वो देखिएगा। स्पेस कम्प्लेक्सिटी हमारा बहुत टाइप से लिखा जाता है। टाइम कम्प्लेक्सिटी तो हम लोग समझ गए कि क्यों यूज करते हैं। टाइम कम्प्लेक्सिटी को यूजेज एक बार लिखिएगा, यूज क्या होता है, यूज ऑफ टाइम कम्प्लेक्सिबिलिटी। टाइम कम्प्लेक्सिटी का यूज क्या होता है वो देखिएगा। पहला यूज क्या होता है फॉर मेकिंग प्रोग्राम, फॉर मेकिंग प्रोग्राम का यूज होता है। दूसरा क्या क्यों यूज करते हैं, कंपैरिजन ऑफ एल्गोरिथम, दो एल्गोरिथम को कंपैरिजन करने के लिए टाइम कम्प्लेक्सिटी का यूज होता है, ठीक है। तो ये हमारा यूज हो गया, टाइम कम्प्लेक्सिटी का क्या हो गया, ये हमारा बेसिक यूज हो गया, ठीक है। हाँ, अब देखिए हम लोग एक सिंपल सा और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। जैसे बहुत सारा कंडीशन इसमें टाइम ऑफ कम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने का आपको फाइंड करना है, हम लोग उसको फॉर लूप के हाथ से देखते हैं। जैसे हमारा कोई फॉर लूप है, ठीक है। जैसे हमारा क्या है, एक हमारा फॉर लूप ये रहा, हाँ ये हमारा फॉर लूप रहा, फिर इसके अंदर ये कंडीशन रहा, ठीक है। फिर इसके बाद फॉर लूप ये रहा, ठीक है। फिर इसके अंदर ये कम्प्लेक्सिटी रहा, इसमें टाइम ऑफ कम्प्लेक्सिटी क्या हो गया O ऑफ n हो गया। फिर ये दूसरा फॉर लूप था, ये दूसरा, इसमें क्या हो गया O ऑफ n हो गया। तो टोटल टाइम ऑफ कम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, इसमें m हो गया, ये इसका अलग लूप चलेगा इसका m, तो इसमें O ऑफ n टाइम कम्प्लेक्सिटी हो गया, इसमें क्या हो गया O ऑफ m टाइम ऑफ कम्प्लेक्सिटी हो गया। तो टोटल कितना हो गया, टोटल की यदि बात किया जाए तो O ऑफ n हो गया प्लस O ऑफ m हो गया, ठीक है। तो ये हमारा टोटल टाइम ऑफ कम्प्लेक्सिटी हो गया, यानी O ऑफ n प्लस m, ठीक है। यदि मैं दूसरा कंडीशन की मैं बात करूं, दूसरे कंडीशन में इन केस ऑफ नेस्टेड लूप क्या है, इन केस ऑफ नेस्टेड लूप की मैं बात करूं, हाँ नेस्टेड लूप की मैं बात करता हूं। जैसे फॉर है, फॉर के लिए कंडीशन दिया हुआ है, फिर यहाँ पे ये दिया हुआ है, फॉर है यहाँ पे दूसरा है, हाँ ठीक है। और यहाँ पे ये दिया हुआ है, यहाँ ये दिया हुआ है। इसमें यदि हमारा n लूप है, यदि इसमें हमारा m है, ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा O ऑफ n इंटू m हो जाएगा। क्या हो जाएगा O ऑफ n इंटू m हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा O ऑफ n इंटू m, क्योंकि यहाँ पे अलग ये हमारा ये n रहा, इसमें हमारा क्या है m है, ये हमारा अलग रहा, ये हमारा अलग रहा फॉर लूप, तो इसमें O इंटू n इंटू m हो जाएगा, ठीक है। समझ जाएंगे इतना बेसिक आई थिंक, ठीक है। ये तो हमारा फॉर लूप का केस रहा, ठीक है ना। और एक हम लोग और एक सिंपल सा प्रोग्राम लेते हैं। जैसे फॉर हमारा रहा और यहाँ पे 1 से लेके n तक रहा, ठीक है। फिर इसके बाद फॉर रहा 0 से लेके n तक रहा, ठीक है। और यहाँ पे हाँ इसके बाद फॉर रहा यहाँ पे 0 से लेके n तक रहा, ठीक है। तो इसमें टाइम ऑफ कम्प्लेक्सिटी क्या हो गया, n हो गया ना। इसमें क्या हो गया, इसमें भी 0 से n रहा, तो इसमें भी n हो गया। इसमें क्या रहा, n रहा। तो ये हमारा n, क्योंकि हमारा ये नेस्टेड फॉर है, ये हमारा क्या है नेस्टेड फॉर है, ये हमारा क्या है नेस्टेड फॉर है ना। और ये हमारा अलग फॉर है, ये हमारा दूसरा फॉर है। इसमें टाइम ऑफ कम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, n और n है, तो कितना हो जाएगा O ऑफ n स्क्वायर हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा O ऑफ n हो जाएगा, है ना। तो टोटल कितना हो जाएगा O ऑफ n स्क्वायर प्लस O ऑफ n, है ना।
हो जाएगा ना, क्योंकि हम लोग टाइम कम्प्लेक्सिटी में हमेशा अपर बाउंड लेते हैं, इसको इग्नोर कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, ओ ऑफ एन स्क्वायर। ये हमारा टाइम कम्प्लेक्सिटी निकल गया इस प्रोग्राम का, ठीक है। हाँ, अब हम लोग ये हमारा बेसिक रहा टाइम कम्प्लेक्सिटी का, कैसे हमारा कोई भी लूप हमारा काम करता है। स्पेस कम्प्लेक्सिटी तो समझ गए कैसे वर्क करता है, ठीक है। स्पेस कम्प्लेक्सिटी का ये यूज होता है कि हम लोग का स्पेस जो हमारा कम्प्लेक्सिटी होता है उसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, किसी भी मेमोरी को जब हम लोग को सॉर्ट आउट करना हो, मेमोरी में स्पेस रिक्वायरमेंट जो हमारा कम स्टोरेज हो, उस टाइम हम लोग स्पेस कम्प्लेक्सिटी का यूज करते हैं, ठीक है ना। ये हमारा स्पेस कम्प्लेक्सिटी का ये हमारा बेसिक क्या रहा, बेसिक हमारा यूज रहा। हम स्पेस कम्प्लेक्सिटी को कैसे हम लोग बेसिकली यूज करते हैं, वो हमारा स्पेस कम्प्लेक्सिटी का बेसिक यूज रहा, ठीक है। अब हम लोग एक नए टर्म की ओर आते हैं, वो हमारा होता है एरे। अब हम लोग का टाइम कम्प्लेक्सिटी खत्म हो गया, अब हम लोग फर्दर एरे पे आते हैं। एरे क्या होता है, देखिए एरे क्या होता है। हाँ, एरे क्या होता है, देखिए एरे क्या होता है। एरे को हम लोग पहले डिफाइन करते हैं। एरे क्या होता है, लिस्ट ऑफ सिमिलर आइटम, लिस्ट ऑफ सिमिलर आइटम, ठीक है। दूसरा क्या होता है, इसमें सिमिलर आइटम्स स्टोर रहता है। दूसरे में कलेक्शन ऑफ एलिमेंट होता है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट होता है ना। हाँ, और तीसरे में क्या होता है बताइए, तीसरे में क्या होता है, डाटा स्ट्रक्चर, सेम डाटा स्ट्रक्चर। इसमें सेम डाटा स्ट्रक्चर ही एरो में स्टोर किया जा सकता है, सेम डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है, सेम डाटा स्ट्रक्चर। और चौथा कंडीशन क्या है कि इसमें कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन होता है। आप लोग आगे फर्दर मूव कीजिएगा, जैसे C++ में DSA में आप लोग एक टर्म आगे पढ़ना है, लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट और एरे में मेजर डिफरेंस जो देखने को मिलता है वो होता है कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। इसमें क्या होता है एरे में कि हमारा मेमोरी जो होता है हर बार रिपीट होता रहता है, लेकिन लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं है। यही बेसिक डिफरेंस आपको बाद में पढ़िएगा तो आपको लिंक लिस्ट और एरे में देखने को मिलेगा कि एरे में क्या होता है, कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन होता है। कंटिन्यूअस क्या होता है, मेमोरी लोकेशन, कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन, मेमोरी लोकेशन, ठीक है। हाँ, ये हमारा क्या होता है, कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन होता है, ठीक है। एरे ऐसा डाटा टाइप स्ट्रक्चर है जिसमें सिमिलर आइटम अवेलेबल रहता है। एरे एक ऐसा टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें सिमिलर टाइप ऑफ आइटम अवेलेबल रहता है, ठीक है। एरे क्या है, एरे क्या है, एक ऐसा टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर है, डिफाइन कीजिए। एरे क्या है, एरे इज दैट टाइप ऑफ data structure, that type of data structure in which that type of data structure which contains similar item, जिसमें similar item होता है, which contains similar item, ठीक है। ये हमारा एरे का मेजर डिफरेंस, ये हमारा एरे का मेजर डिफरेंस। जैसे हमको एग्जाम्पल के तौर पे हमको बताता है, जैसे आपको कोई ये हमारा कोई कंटेनर है, जैसे हमारा लेटर सपोज कोई कंटेनर है, ठीक है, कोई कंटेनर है, ठीक है, ये हमारा कोई कंटेनर है, ठीक है। इसमें हम लोगों ने एरे नाम का डाटा स्टोर किया है। इसमें क्या हो सकता है, इसमें या तो एक ही सेम डाटा टाइप आ सकता है, जैसे इंट आ गया, कैर आ गया, सारा एक नंबर वैल्यू आ सकता है। यदि इंट डालेंगे तो इंट ही ब्लॉक में स्टोर होगा, वन इंट, या कैर डालेंगे तो वन कैर ही जाएगा, इस कंटेनर में स्टोर होगा। सेम डाटा टाइप स्टोर होगा इस कंटेनर में, वन कैरी होगा, स्टोर होगा, ठीक है। जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, इंट में क्या आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया। सेम डाटा टाइप इस एरे में स्टोर होगा, तब वो हमारा एक एरे क्रिएट हो पाएगा, ठीक है। इसमें हम लोग बूलियन वैल्यू को भी स्टोर कर सकते हैं। बूलियन वैल्यू तो लोग जानते होंगे, बूलियन वैल्यू इसमें ट्रू फॉल्स होता है, ट्रू या फॉल्स होता है ना, ट्रू या फॉल्स होता है, ठीक है। हाँ, आप लोग ये सब बेसिक जानते होंगे क्या होता है, ठीक है। इसमें हम कोई भी एरे को कैसे क्रिएट करता है, आई थिंक आप लोग इतना समझ गए होंगे। एरे का जरूरत आप लोग समझ सकते हैं। एरे का जरूरत क्यों पड़ा, एरे का जरूरत इसलिए पड़ा क्योंकि हम लोग को मेमोरी जो होता है कंटिन्यूअस में एक्सेस करना रहता है। कोई आपको इंट ए इक्वल टू यदि आपको कोई दे दिया जाए वैल्यू और उसको आपको बोला जाए कि आपको कंटिन्यूअस मैनर में स्टोर करना है, उसके लिए हम लोग एरे टर्म का यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोग सेम डाटा टाइप स्टोर कर पाते हैं। एरे का यूज़ क्यों पड़ा, सवाल उठता है कि एरे का नीड क्यों पड़ा, नीड फॉर एरे, नीड फॉर एरे। एरे का नीड क्यों पड़ा, एरे का नीड इसलिए पड़ा क्योंकि हम लोग जब भी कंटिन्यूअस मेमोरी एक्सेस करना चाहते हैं उस टाइम हम लोग एरे यूज करते हैं। जैसे आपको कोई वेरिएबल दे दिया गया, जैसे इंट ए दे दिया गया, बी दे दिया गया, सी दे दिया गया, डी दे दिया गया, है ना, ई दे दिया गया, ई एफ दे दिया गया, ठीक है। और इसको मुझे
एक्सेस करवाना है एक एरे के थ्रू, तो हम लोग क्या करते हैं, एक ब्लॉक क्रिएट करते हैं जिसमें ए नाम का वैल्यू डालते हैं, फिर दूसरा डालते हैं बी डालते हैं, फिर तीसरा डालते हैं सी डालते हैं, फिर चौथा डालते हैं इसमें डी डालते हैं, फिर चौथा एक, इसको क्या बोलते हैं ब्लॉक। ये हमारा क्या है ब्लॉक। हम लोग ए नाम का ब्लॉक क्रिएट किए, बी नाम का ब्लॉक क्रिएट किए, सी नाम का ब्लॉक क्रिएट किए, डी नाम का ब्लॉक क्रिएट किए, फिर ई नाम का ब्लॉक क्रिएट किए। तो इस ब्लॉक को हम लोग यदि कंटिन्यूअस मैनर में स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग एरे रिप्रेजेंटेशन का हमको हेल्प लेना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग एरे रिप्रेजेंटेशन का हेल्प करते हैं। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा ब्लॉक बना दिए, यहाँ पे ए डाल दिए, यहाँ पे बी डाल दिए, हाँ यहाँ पे सी डाल दिए, यहाँ पे डी डाल दिए, हाँ यहाँ पे लेट सपोज ए डाल दिए, यहाँ पे ए डाल दिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एरे का जो बेसिक एरे का जो स्टार्टिंग से जो इंडेक्स स्टार्ट होता है वो होता है 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। ये हमारा बेसिक इंडेक्स होता है। एरे का हमेशा स्टार्टिंग इंडेक्स जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। ये 0 वाले इंडेक्स को क्या बोलते हैं, बेस एड्रेस। क्या बोलते हैं, बेस एड्रेस, हाँ बेस एड्रेस बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। और यहाँ से जितना भी नंबर है स्टोर होते जा रहा है एरे बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं। ये जो 0 1 2 3 4 जो हर ब्लॉक के नीचे आपको दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंडेक्स। इंडेक्स जो होता है हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से लेके साइज -1 तक। इसका साइज कितना है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे लेट सपोज यहाँ पे जी डाल दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो 7 -1 टोटल 7। यहाँ पे टोटल कितना 7 ब्लॉक क्रिएट हुआ है, तो एरे का साइज कितना हो जाएगा, साइज -1, साइज में से घटा देंगे, 7 में से गया 6, यानी 6 इंडेक्स हो गया। इसका इंडेक्स क्या हो जाएगा इस केस में, इंडेक्स इसका टोटल इंडेक्स कितना हो जाएगा, टोटल इंडेक्स की मैं बात करूँ तो कितना हो जाएगा, टोटल इंडेक्स 6 हो जाएगा, ठीक है। टोटल इंडेक्स क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा आई थिंक आप लोग इस समझ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, एरे को, ठीक है। एरे को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो तो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। जैसे आपको कोई भी ब्लॉक दे दिया गया, ठीक है, हर एक एरे का हर एक पार्टिकुलर एरे में जो एलिमेंट होता है उसका एक पार्टिकुलर एड्रेस होता है। जैसे आपको कोई एरे दे दिया गया, हाँ जैसे लेटर सपोज ये दे दिया गया, ये बी दे दिया गया, यहाँ सी दे दिया गया, यहाँ डी दे दिया गया, यहाँ ई दे दिया गया, है ना। हर एक पार्टिकुलर एलिमेंट एरे के अंदर जो एलिमेंट होता है उसका कहीं ना कहीं एड्रेस होता है। 101 होता है, जैसे इसका सपोज कर 102 दे दिए, इसका 3 दे दिए, 104 दे दिए, फिर सपोज इसका 105 दे दिए। हर इसको क्या बोलते हैं, एड्रेस बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा एक्सेस होता है, ठीक है। ये हमारा हर एक इसको एक्सेस होता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका होता है, AR(A). ये AR(A) ये क्या बताता है, इस ब्लॉक के अंदर कौन सा एलिमेंट है। इसको कैसे लिखते हैं, AR(B). इसको क्या लिखते हैं, AR(C). सेम उसी तरह ऐसे हम लोग इसको भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये हमारा जो AR(A) दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेक्स, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेक्स, ठीक है ना। ये हमारा बेसिक क्या होता है, इंडेक्स होता है, ठीक है। यानी एरे को समझ के एरे को क्यों यूज किया जाता है, कंटिन्यूअस मेमोरी को स्टोर करने के लिए, इसलिए हम लोग एरे का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग को लेटर सपोज कि हम लोग को एक इंट एरे दे दिया गया, 1000। अब देखिए हमको एक सिंबल लिखते हैं, हम लोग क्या करते हैं, एक सिंबल लिखते हैं, उसका मीनिंग बताइएगा क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। उसका मीनिंग क्या होता है, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे इंट AR क्या लिख दिया बताइए, 1 2 3 4 कर दिया, ठीक है। हाँ इसके अंदर क्या होता है, इंट जो आपको दिख रहा है ये इंट जो दिख रहा है ये एरे के अंदर इन डाटा टाइप। इसका क्या मतलब हुआ कि एरे के अंदर इन डाटा टाइप स्टोर होता है ना। हाँ इसका एरे ये क्या बता रहा है बताइए, ये क्या बता रहा है, एरे का नाम, एरे का नेम। और ये क्या बता रहा है, ये नंबर, ये क्या बता रहा है, मतलब इतना ब्लॉक क्रिएट हुआ है, 1 2 3 4 इतना ब्लॉक क्रिएट हो गया है किसी भी एरे में, ठीक है। ये मतलब हुआ। और क्योंकि यहाँ इन डाटा टाइप स्टोर हुआ है तो कितना टोटल ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा बताइए, कितना टोटल बाइट का ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा। इन डाटा टाइप स्टोर हुआ तो कितना टोटल बाइट का ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा, 1 2 3 4 × 4 कितना हो जाएगा, 4। तो कितना ब्लॉक इंटीजर डाटा टाइप का स्टोर हो जाएगा, 1 2 3 4 इतना बाइट का स्टोर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा इंट डाटा टाइप है, ठीक है ना। अब हम लोग इसको समझते थोड़ी, ठीक है। अब देखिए, हाँ हम लोग कोई भी एड्रेस दे दिया गया, जैसे हम लोगों ने बता दिया कि एरे के इंडेक्स को क्या बोलते हैं। जैसे कोई भी पार्टी जैसे हम लोग बात करें तो कोई भी जैसे पार्टिकुलर इंडेक्स है, ठीक है, ये रहा, है ना, ठीक है। इस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, जनरली बेस एड्रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
बेस एड्रेस, बेस एड्रेस बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस एड्रेस। ये जो हमारा सिंबल दिख रहा है इसको लेटर सपोज इसको हम लोगों ने ARR करके असाइन कर दिया इस गिवन ब्लॉक को, ठीक है। तो इसमें जो गिवन ब्लॉक दिख रहा है, जैसे हम लोगों ने लिखा था क्या, इंट ARR, यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 इतना ब्लॉक ही था, ठीक है। यहाँ पे 1000, इसका मतलब क्या हुआ कि 1000 ब्लॉक क्रिएट हो गया, 1 2 3 4 इतना ब्लॉक क्रिएट हो गया, ठीक है, इतना ब्लॉक क्रिएट हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे लेटर सपोज कि मैंने इसका एड्रेस 104 डाल दिया, ऐसे ही बढ़ते जाएगा, ठीक है, इसका इंडेक्स। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है, स्टार्टिंग एड्रेस होता है किसी भी फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ एरे। देखिए बेस एड्रेस को कैसे डिफाइन करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे जो होता है वही हमारा बेस एड्रेस होता है, ठीक है। आई थिंक आप लोग इसको समझ गए होंगे स्टार्टिंग से, ठीक है, हाँ, ठीक है ना। इस आई थिंक आप लोग इसको समझ गए होंगे कि कैसे हम लोग यूटिलाइज करते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं कि यूजर से इनपुट लेके एरे को कैसे प्रिंट करते हैं। देखिए हम लोग जनरली सी लैंग्वेज में तो हम लोगों ने पढ़ा था कि एरे से कैसे यूजर से इनपुट लेके हम लोग प्रिंट करते हैं, ठीक है। एरे से इनपुट लेके कैसे प्रिंट करते हैं, जैसे मैं बात करूं एरे से इनपुट, यूज ऑफ एरे एज एन इनपुट, हाँ, कैसे हम लोग यूज करते हैं किसी भी एरे को, हम लोग कैसे इनपुट के तौर पे यूज करते हैं, ठीक है। जैसे एरे की मैं बात करूँ, जैसे स्कैनफ से हम लोग यूजर से भी इनपुट ले सकते हैं, %d हो गया ना, और यहाँ पे %d ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने ARR यहाँ पे 0 से पूछ कर, ठीक है। ये हमारा यूजर से इनपुट लेने का प्रोसेस हो गया, ठीक है। अब हम लोग एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, हम लोग को, जिसमें हम लोग को क्या करना है बताइए, जिसमें हम लोग को क्या करना है, हम लोग को सम प्रिंट करना है। क्या करना है, 10 नंबर दे दिया गया, उसको हमको सम प्रिंट करना है बाय यूजिंग सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के हेल्प से हम लोग को एरे प्रिंट करना है। जनरली हम लोग के सिलेबस में जो है सी लैंग्वेज ही मेंशन है, हम लोग C++ के हेल्प से एरे को क्रिएट कर सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिखिए, राइट ए प्रोग्राम टू टेक 10 इनपुट फ्रॉम यूजर से हम लोगों ने 10 नंबर का इनपुट लिया, एंड प्रिंट इट सम्स, एंड क्या करना है, इसको प्रिंट करना है, एंड प्रिंट इट सम, ठीक है। सम को प्रिंट करना है बाय यूजिंग सी लैंग्वेज, ठीक है। कैसे करेंगे, देखिए कैसे करेंगे, किसी प्रोग्राम को हमको इनपुट किसी भी 10 नंबर आपको दे दिया गया, ठीक है, यूजर से इनपुट लिए 10 नंबर और उसके सम को प्रिंट करना है बाय यूजिंग एरे। देखिए कैसे करेंगे, देखिए हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो, यहाँ पे क्योंकि सी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं तो studio.h होगा, हाँ। और यहाँ पे इंट मेन डायरेक्ट फंक्शन मैंने क्रिएट कर दिया इंट मेन का, हाँ, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक एरे डिक्लेयर कर दिया। क्या किया बताइए, हम लोगों ने क्या किया, एक एरे डिक्लेयर कर दिया, इंट क्या कर दिया बताइए, इंट कोई भी एरे डिक्लेयर कर दिया, बोलिए इंट A of 10 हो गया, कर दिया। फिर हम लोगों ने आई नाम का वेरिएबल असाइन किया, फिर हम लोगों ने सम को असाइन कर दिया, ठीक है ना, सम को मैंने लोगों ने असाइन कर दिया सेमीकोलन, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया कि यूजर से नंबर को प्रिंट किया। पहले हम लोगों ने क्या किया, प्रिंटफ के फंक्शन से प्रिंट किया इंटर द नंबर, ठीक है, इंटर द नंबर, हाँ, ठीक है, इंटर द पहले नंबर को प्रिंट किया। फिर हम लोगों ने एक फॉर लूप चलाया। हम लोगों ने क्या किया, एक लूप चलाया। हम लोगों ने क्या किया, डायरेक्टली एक लूप चलाया, जिसमें हम लोगों ने आई को फॉर क्या किया, एक लूप चलाया जिसमें आई का वैल्यू 0 हो गया, है ना, हाँ। फिर आई को लेस देन 10 कर दिया, फिर उसके बाद आई प्लस कर दिया, ठीक है, ये हमारा हो गया, हाँ। फॉर लूप चला दिया, फॉर लूप के अंदर मैंने क्या कर दिया, यूजर से इनपुट लिया था, उसको मैंने पहले हम लोगों ने AI नाम का जो वेरिएबल साइन किया, उसको पहले यूजर से हम लोगों ने इनपुट लिया। क्या किया, तो स्कैनफ हो जाएगा, हाँ, %d हो जाएगा ना। फिर उसके बाद एंड ऑफ ARR ऑफ, बोलिए ARR ऑफ कितना हो जाएगा, आई, ठीक है, यहाँ पे सेमीकोलन, ये हमारा फॉर लूप क्लोज हो गया। फिर फॉर के अंदर दूसरा हम लोगों ने क्या किया, फिर से आई नाम का वेरिएबल असाइन किया, जिसका मतलब आई लेस देन 10 हो गया, आई प्लस हो गया, है ना। और फिर हम लोगों ने यहाँ पे सम प्रिंट कर दिया। क्या कर दिया, सम इक्वल, सब पहले हम लोग सम लोग को असाइन कर दिया, सम प्लस ARR ऑफ आई, ठीक है, हाँ, ठीक है। और फिर हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंटफ कर दिया, ठीक है, हम लोगों ने इसको प्रिंट कर दिया।
प्रिंट एफ कर दिया यहाँ पे मोडुलो डी से हेल्प प्रिंट एफ कर दिया और यहाँ सम, ठीक है हाँ, और यहाँ पे रिटर्न 0, ठीक है। तो ये हमारा 10 नंबर प्रिंट होके तैयार हो गया यूजिंग इसके हेल्प से, सी लैंग्वेज के हेल्प से हम लोगों ने 10 नंबर को प्रिंट कर दिया बाई एरे के कंसेप्ट से हम लोगों ने यूजर से इनपुट लिया और उसको प्रिंट कर दिया गया, ठीक है। हम लोगों ने यूजर से इनपुट लिया और प्रिंट कर दिया गया, ठीक है। तो हम लोग प्रोग्राम ही समझ गए आप लोग बेसिक ये कैसे क्रिएट हुआ, ठीक है हाँ, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं फर्दर हम लोग कंपाइल टाइम पे आते हैं। अब हम लोग आते हैं कि एरे को क्रिएट कैसे किया जाता है और उसको प्रिंट किया जाए कैसे किया जाता है। देखिए कंपाइल टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, कंपाइल टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। कंपाइल टाइम में क्या होता है, जैसे हम लोगों ने कोई एरे असाइन कर दिया गया, ठीक है, ये था हाँ एरे हो गया, ठीक है। हम लोगों ने कोई वैल्यू असाइन कर दिया, लेटर सपोज इंट ए कर दिया, ठीक है हाँ। फिर इसके बाद इंट ARR यहाँ पे 5 कर दिया गया, ठीक है। कोई नंबर करके 3 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, यहाँ 8 हो गया, 3 हो गया, ठीक है हाँ। फिर इसके बाद फॉर लूप यहाँ क्रिएट कर दिया, फॉर लूप कर दिया हाँ, a = 0, ठीक है, a < 5 कर दिया गया। फिर इसके बाद i प्लस फिर इसका a प्लस कर दिया गया। फिर इसके बाद यहाँ पे प्रिंट एफ कर दिया गया, प्रिंट एफ फंक्शन का यूज करके प्रिंट एफ कर दिया गया, पर मोडुलो डी कर दिया गया हाँ। फिर इसके बाद ARR यहाँ पे जो कर दिया गया, ARR a कर दिया गया है ना हाँ। फिर इसको प्रिंट कर दिया गया। तो यहाँ पे क्या आपको देखने को मिला कि यहाँ पे a = 0 रहा, a = 1 रहा, फिर 2 रहा, 3 रहा, 4 रहा, 5 रहा है ना। यहाँ 5 टाइम तक लूप चला है ना, कि 5 टाइम हम लोगों ने वैल्यू को असाइन किया है ना, 5 टाइम तक लूप चला। फिर हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पे a जैसे 5 हो गया। फिर हम लोगों ने क्या देखा कि a क्या < 5 है, a क्या < 5 है हाँ, 0 क्या < 5 है, 0, फिर 1 < 5 है, 2 < 5 है, 3 < 5 है, 4 < 5 है, 5 < 5 है ना। 5 < 5 तो नहीं है, कंडीशन रॉन्ग है, 5 < 5 तो यहीं तक हमारा लूप चले पाएगा। फिर यहाँ पे a++ ऑपरेटर के हेल्प से हम लोगों ने इसके वैल्यू को प्रिंट कर दिया है। a++ के हेल्प से क्या हो गया 1 2 3 4 5, फिर इसको हम लोगों ने प्रिंट कर दिया। ये हमारा कैसे एरे क्रिएट होता है। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे हम लोगों ने एक एरे को लिया, फिर इंट AR नाम को वैल्यू को हम लोग असाइन किए, फिर फॉर लूप के हेल्प से हम लोगों ने एक लूप चलाया जिसमें हमारा सारा एरे का इंडेक्स का हमारा सारा इंडेक्स हमारा प्रिंट हो गया। ARR के हेल्प से हमारा सारा इंडेक्स हमारा प्रिंट हो गया, ठीक है। तो हमारा सारा इंडेक्स हमारा इसके हेल्प से हम लोगों ने प्रिंट कर दिया गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोगों ने एरे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग 2D एरे और 1D एरे हम लोग डिस्कस करेंगे। एरे में क्या होता है जनरली, एरे को हम लोग जनरली एक 1D में डिवाइड करते हैं और दूसरे हम लोग 2D में डिवाइड करते हैं, 2D में, ठीक है, 2D एरे में डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये हमारा 1D एरे होता है, ये हमारा 2D होता है, 3D एरे भी होता है, लेकिन हम लोग को जनरली वो नहीं पढ़ना है, वो प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना पड़ता है, वो हम लोग बताएंगे। लेकिन जनरली हम लोग 1D और 2D एरे पे स्टडी करेंगे। 1D एरे का सेम सिंटेक्स जनरली वही होता है। 1D एरे का क्या होता है जनरली वही सेम सिंटेक्स होता है। 1D एरे का क्या सिंटेक्स होता है, 1D एरे की मैं बात करूँ, 1D एरे की मैं बात करूँ, जो हमारा 1D एरे जो होता है उसका क्या सिंटेक्स होता है। एरे क्या होता है, डाटा टाइप वाले होता है, डाटा टाइप। फिर उसके बाद एरे नेम होता है ना। फिर उसके अंदर यहाँ पे साइज होता है, ठीक है। ये हमारा 1D एरे का स्ट्रक्चर होता है, सिंटेक्स होता है, ठीक है। आप लोग समझ गए इसका 1D एरे का एग्जांपल क्या हो जाएगा, 1D एरे का एग्जांपल क्या हो जाएगा, इंट ARR ऑफ 10, ठीक है। या लेटर सपोज पहला एग्जांपल हो गया, दूसरा में क्या हो जाएगा इंट ARR ऑफ 20, इंट लिख दीजिए इंट ARR ऑफ 30। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा 1D एरे है, ठीक है। ये हमारा क्या है 1D एरे है। और 2D एरे जब क्रिएट होता है तो उसके लिए हम लोग को मैट्रिक्स का कंसेप्ट यूज होता है, जहाँ पे ब्लॉक फॉर्म होता है। जब हम लोग वहाँ पे 2D एरे के हेल्प से उसको फॉर्म करते हैं। आई थिंक आप लोग इतना समझ गए होंगे। हाँ, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में 2D एरे पे डिस्कशन करेंगे। आज तक हम लोग का 1D एरे कंप्लीट हो गया, 2D एरे पे प्रोग्राम डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू बच्चों, तो ठीक है।